स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी तरीके का और भी बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। अध्याय 61 होटल की जांच करें। राजेश कपूर सड़क पर चल रहे थे। अचानक दूर से एक बदबूदार गंध आई। ध्यान से देखने पर मुझे पता चला कि यह बदबूदार टोफू बेचने वाला एक स्टॉल था। राजेश कपूर को याद आया कि मीरा शर्मा को बदबूदार टोफू खाना सबसे ज्यादा पसंद था, इसलिए वह गंध का पीछा करते हुए स्टॉल की ओर चल पड़ा। बॉस, मुझे बदबूदार टोफू की 2 सर्विंग दे दो। धनिया नहीं। ठीक है, बॉस ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। फिर उसने स्किमर उठाया और बदबूदार टोफू को तलना शुरू कर दिया। राजेश कपूर एक तरफ खड़े हो गए, अपना मोबाइल फोन निकाला और मीरा शर्मा को व्हाट्सएप संदेश भेजा। पत्नी, क्या तुम सो रही हो? नहीं, क्या बात है? तो फिर अभी अपने दांत ब्रश मत करो, मैं कुछ बदबूदार टोफू खरीदूंगा। वाह वाह पति, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। इतना कहने के बाद मीरा शर्मा के चेहरे पर भी शर्म का भाव आ गया। राजेश कपूर मुस्कुराए और अपना फोन वापस जेब में रख लिया। बॉस राजेश से बातें करते हुए बदबूदार टोफू तल रहा था। क्या आप अभी होटल से बाहर आए हैं? हाँ, मैंने सुना है कि होटल में आज अर्ध जन्मदिन पार्टी आयोजित की जा रही है। एक महिला ने 4 बच्चों को जन्म दिया। यह आश्चर्यजनक था। वास्तव में मुझे आश्चर्य है कि क्या आपने इसे देखा है। हाँ, क्या वह सुंदर है? बेशक, मेरी पत्नी सुंदर कैसे नहीं हो सकती। जब बॉस ने ये सुना तो अविश्वास के भाव से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। लेकिन राजेश कपूर के गंभीर चेहरे को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वह मजाक कर रहे हैं। बॉस केवल हंसकर प्रशंसा कर सकता था। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। राजेश कपूर असहाय होकर मुस्कुराए। मैंने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और अपने बॉस को 20 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। फिर मैं उस बदबूदार टोफू को वापस पार्किंग स्थल पर ले गया और ग्रीन लेक विला की ओर चला गया। जब मैं विला के दरवाजे पर पहुंचा तो कई शयनकक्षों की लाइटें अभी भी जल रही थीं। बीच बीच में दूसरी मंजिल से जतिन कपूर की तेज़ आवाज़ सुनाई दे रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या बातें कर रहे हैं। राजेश ने मीरा शर्मा को एक व्हाट्सएप संदेश भेजा। पत्नी, जल्दी नीचे आओ, चलो बाहर बदबूदार टोफू खाते हैं। जल्द ही मीरा शर्मा पजामा में दिखाई दीं। नंगी जांघें विशेष रूप से आकर्षक होती हैं। वे दोनों बदबूदार टोफू लेकर बगीचे में बने मंडप में आ गए। इसे खाएं। धनिया नहीं। ढक्कन खोलते हुए मीरा शर्मा ने आश्चर्य से कहा, इतना कुछ है? मुझे डर है कि मैं इसे खत्म नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खाऊंगा। राजेश कपूर मुस्कुराए। प्रिय, क्या तुम्हारे साथ कोई खुशी की बात घटी? तुम बहुत खुश लग रहे हो। मीरा शर्मा ने उत्सुकता से पूछा। ओम, जब हमने अभी कुछ बदबूदार टोफू खरीदा तो मालिक को पता चला कि हमारे 4 बच्चे हैं। कहा कि मैं बहुत बढ़िया था। जब उन्होंने अद्भुत शब्द का उल्लेख किया तो राजेश ने उस शब्द पर और भी अधिक जोर दिया। ये सुनते ही मीरा शर्मा का सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया। घिनौना, तुम इतने खराब क्यों हो? राजेश कपूर और मीरा शर्मा ने राजेश कपूर को एक तिरस्कारपूर्ण नज़र से देखा। राजेश कपूर मुस्कुराए और बदबूदार टोफू को बड़े चाव से खाने लगे। बदबूदार टोफू खाना खत्म कर दिया। मीरा शर्मा राजेश की बाहों में सिमट गई और अंदर जाना ही नहीं चाहती थी। वापस जाओ, कल आपकी कक्षाएं हैं। राजेश कपूर ने मीरा शर्मा के हाथ की पीठ थपथपाई। शालिनी कपूर ने कहा कि वह कुछ दिनों के लिए घर पर रहना चाहती हैं। मैं कक्षा में जा रही हूं और तुम्हें अकेले ही बच्चे और उन सब की देखभाल करनी होगी। क्या तुम इसे संभाल सकती हो? राजेश कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उनकी देखभाल क्यों करूं? वे तो पहले ही बड़े हो चुके हैं। क्या ये बुरा विचार नहीं है? कोई बात नहीं, वापस सो जाओ। पतिदेव, मैं कुछ और समय तक आपके साथ रहना चाहती हूँ। मीरा शर्मा का शर्मीला रूप देखकर राजेश कपूर को समझ आ गया कि वह क्या करना चाहती है। यह मंडप पेड़ों के पीछे है। इससे विला का रास्ता अवरुद्ध हो गया, जिससे अंदर मौजूद लोग राजेश कपूर और अन्य लोगों को देख नहीं सके। रात के अंधेरे में राजेश ने मीरा शर्मा को अपनी बाहों में भर लिया। उन दोनों ने बहुत अच्छा समय बिताया। आधे घंटे बाद मैं सोने के लिए अपने कमरे में लौट आया। अगले दिन सुबह के 6 बजे राजेश कपूर किराने का सामान खरीदने के लिए अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार हुए। यह इलेक्ट्रिक कार मूल रूप से उन्होंने अरुण कुमार को दी थी।
लेकिन कुछ समय पहले ही अरुण कुमार ने एक वैन खरीदी और राजेश को इलेक्ट्रिक कार लौटा दी। राजेश ने मना नहीं किया। इस इलेक्ट्रिक कार के प्रति उनके मन में अभी भी कुछ भावनाएं हैं। इसके अलावा मुंबई में रहते हुए इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाना कभी कभी कार चलाने से अधिक सुविधाजनक होता है, विशेषकर भीड़ भाड़ वाले समय में। जब मैं किराने का सामान खरीद कर घर पहुंचा तो लगभग 7 बज चुके थे। राजेश कपूर बर्तन लेकर रसोई में चले गए और नाश्ता बनाने लगे। चूंकि मेरे परिवार में बहुत से लोग हैं, इसलिए हम बहुत खाते हैं। इसलिए राजेश कपूर ने शताब्दी अंडे और दुबला मांस दलिया पकाया, फिर सॉसेज चावल नूडल्स बनाया और तली हुई आटा छड़ें और सोया दूध खरीदा। राजेश कपूर ने सारा तैयार नाश्ता परोसकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया। यह एक बुफे की तरह लग रहा था। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। प्रिय, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि थोड़ी देर और सो जाओ? कल रात तुम बहुत थके हुए थे। मीरा शर्मा बिल्डिंग से नीचे आई और डांटने से खुद को नहीं रोक सकी। राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, आपके पति स्वस्थ हैं। जब दोनों बातें कर रहे थे, लता शर्मा और विजय शर्मा भी ऊपर से नीचे आ गए। पिताजी, माँ, आप जाग रहे हैं। राजेश कपूर ने उन दोनों का अभिवादन किया। फिर उन्होंने मीरा शर्मा से आग्रह किया, जल्दी से खाओ, यहाँ से स्कूल तक गाड़ी से जाने में आधा घंटा लगता है। मैं खाना खा चुका हूँ। मैं बच्चे को देखने के लिए ऊपर जा रहा हूँ। मीरा शर्मा ये कहते हुए दूसरी मंजिल की ओर भागी। राजेश भी उसके पीछे पीछे चला। सभी बच्चे अच्छी तरह सोए, शायद वे कल बहुत थके हुए थे। अवि और तनु भी बहुत गहरी नींद सोए। बच्चे का डायपर बदलते समय दंपति बातें करते रहे। प्रिय, मैंने अभी नीचे एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खड़ा देखा। क्या तुमने उसे अरुण कुमार को नहीं दिया? उसने अब एक वैन खरीद ली है और उसे वापस कर दिया है। ओह, जब मैं अभी नीचे गया तो तुम्हारे चाचा और उनके परिवार से टकरा गया। ऐसा लग रहा था कि वे जियाओवन को खाना खिला रहे हैं। जियाओवेन कल बहुत शरारती था और उसने घर के सभी फूलदान तोड़ दिए। लेकिन तुम्हारे तीसरे चाचा और चाची जियाओवन से बहुत प्यार करते थे। फूलदान टूटने पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, मानो कुछ हुआ ही न हो। मीरा शर्मा की बातें सुनकर राजेश कपूर को लगा कि वह शिकायत कर रही है, इसलिए उन्होंने उसे दिलासा देने की कोशिश की। कोई बात नहीं, वे कुछ दिनों में चले जाएंगे और सामान्यतः त्योहारों के अलावा हमारा आपस में ज़्यादा संपर्क नहीं होता। मीरा शर्मा ने अपना काम रोक दिया, ऊपर देखा और बोली, प्रिय, मैं तो बस यूं ही कह रही थी, मेरा और कुछ मतलब नहीं था। राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, मैं समझ गया। हालांकि मीरा शर्मा को जतिन कपूर का परिवार बहुत पसंद नहीं था, लेकिन वह ये भी नहीं कह सकती थी कि वह उनसे नफरत करती थी। वह नहीं चाहती थी कि राजेश उसे गलत समझे और उसे तुच्छ समझे। राजेश कपूर का शांत रूप देखकर मीरा शर्मा ने भी राहत की सांस ली। पतिदेव, मैं अब जा रही हूँ। अगर दोपहर को मेरे पास करने को कुछ नहीं होगा तो मैं वापस आकर खाना खा लूँगा। राजेश कपूर ने उसे इशारा करके बुलाया। क्या हुआ पति? राजेश कपूर उसके पास गए और धीरे से बोले, आप कुछ भूल गए क्या? मीरा शर्मा अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही राजेश कपूर ने उन्हें चूम लिया। तुम मुझे चूमना भूल गए। ये सुनकर मीरा शर्मा का सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया और उनका चेहरा खुशी से भर गया। पति, क्या तुम हमेशा मुझसे इतना प्यार करोगे? राजेश कपूर ने उसके बालों को सहलाया और दृढ़ स्वर में बोले, बिल्कुल, अगर मैं, तुम्हारा पति, तुमसे प्यार नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मीरा शर्मा भी आई, राजेश कपूर को चूमा और फिर संतुष्ट होकर चली गईं। तो फिर मैं जा रहा हूँ, आगे बढ़ो। मीरा शर्मा के जाने के बाद राजेश ने दूध पाउडर तैयार किया और बच्चों को पिलाया। तभी लिविंग रूम से शोरगुल की आवाज आई। अस्थि शोधन गोली लेने के बाद न केवल राजेश कपूर की दृष्टि में सुधार हुआ, बल्कि उनकी सुनने की क्षमता भी काफी बढ़ गई। उन्होंने ध्यान से सुना और पाया कि यह शुभम कपूर और नीलिमा थे जो आए थे। हर कोई सुमित कपूर के बदलावों पर चर्चा कर रहा था और अचानक आई उनकी इस बात से हैरान था। बैंग बैंग बैंग। देवेंद्र कपूर सबसे पहले दौड़कर घर में घुसे और चिल्लाने लगे, राजेश कपूर, जल्दी से बाहर आओ, चुवान चुवान अचानक बोल सकता है। राजेश कपूर ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा, सच में? क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं पता, जल्दी करो और बच्चों को नीचे लाओ। देवेंद्र कपूर ने आग्रह किया, फिर नीचे भागे।
राजेश कपूर ने मौके का फायदा उठाकर चारों बच्चों को खाना खिलाया और फिर स्ट्रॉलर को लिविंग रूम में ले गए। बैठक कक्ष में सभी लोग बातें कर रहे थे। राजेश कपूर, जल्दी आओ। सुमित कपूर को आखिरकार होश आ गया है और उन्होंने बोलने का साहस किया है। तुम्हारे बड़े भाई ने बताया कि सुमित कपूर कल रात गलती से गिर गए थे और आज सुबह ऐसे ही उठे। भगवान का शुक्र है, एक चमत्कार हुआ। इस घटना से सभी लोग स्तब्ध रह गए। राजेश ने भी सभी के साथ सहयोग किया और हर बार जब वे कुछ कहते तो आश्चर्यचकित होने का नाटक करता। वह बार बार सिर हिलाते हुए कह रहे थे कि यह चमत्कार है। लता शर्मा और अन्य लोगों ने बातचीत के दौरान इस मामले का श्रेय 4 शिशुओं को दिया। उन्होंने कहा कि 4 खजाने फूवा थे और हमें उनकी अर्धवार्षिक पार्टी में शामिल होने के लिए कहा। आश्चर्यजनक रूप से चमत्कार हुआ और सुमित कपूर का ऑटिज्म ठीक हो गया। शुभम कपूर और नीलिमा के चेहरे के भाव पहले से बिल्कुल अलग थे। ये निर्वाण से पुनर्जन्म जैसा है। शुभम कपूर ने कृतज्ञता से राजेश कपूर की ओर देखा। राजेश कपूर हल्के से मुस्कुराए और बच्चों को धूप सेंकने और कैल्शियम की पूर्ति के लिए बगीचे में बने छोटे से मंडप में ले गए। राजेश कपूर, तभी लता शर्मा और सुनीता कपूर मुस्कुराते हुए वहां आईं। तुम जाकर आराम करो, हम बच्चे की देखभाल करेंगे। लता शर्मा और दूसरे व्यक्ति के पीछे विजय शर्मा और देवेंद्र कपूर खड़े थे। वे भी चारों शिशुओं को उत्सुकता से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे इंतजार नहीं कर सकते। ठीक है, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। मैं दोपहर का खाना बनाने रसोई में जा रही हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बुला लेना। लता शर्मा ने हाथ हिलाते हुए कहा, आगे बढ़ो, हम यहीं हैं, चिंता मत करो। राजेश कपूर ने सिर हिलाया और घर में चले गए। जैसे ही वह एक कदम आगे बढ़ा, उसने देखा कि विजय शर्मा और देवेंद्र कपूर उसकी ओर दौड़ते हुए आ रहे हैं और आपस में कुछ बुदबुदा रहे हैं। मेरे प्यारे पोते, दादाजी यहाँ हैं। क्या तुम्हें दादाजी की याद आती है? चलो, दादाजी को एक चुंबन दे दो। चले जाओ। क्या तुमने आज धूम्रपान किया है? अगर किया है तो तुम्हें अपने पोते की देखभाल करने के लिए आने की अनुमति नहीं है। नहीं नहीं। बच्चे को घेरे हुए 4 बुजुर्गों को देखकर राजेश कपूर मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। जब मैं रसोई में दाखिल हुआ तो नीलिमा बर्तन धो रही थी। राजेश कपूर, क्या तुमने आज नाश्ता बनाया? ये बहुत स्वादिष्ट है। सुमित कपूर ने 2 कटोरे खा लिए। कुछ देर रुकने के बाद नीलिमा ने आगे कहा, शुक्रिया राजेश कपूर। आपका स्वागत है भाभी। राजेश कपूर ने रेफ्रिजरेटर खोला और उसमें से कुछ सामग्री निकाली। ये देखकर कि राजेश कपूर दोपहर का खाना बनाना चाहते हैं, नीलिमा ने जल्दी से कहा, आप आराम करें, मैं बनाती हूँ। राजेश कपूर ने सोचा कि उनके लिए बेहतर होगा कि वे स्वयं ही लगभग 20 लोगों के लिए खाना बनाएं। भाभी, कृपया मेरी मदद करें। ठीक है। क्योंकि सुमित कपूर और जियाउवन वहां थे, राजेश ने कद्दू चावल पकाया। राजेश कपूर की हरकतें देखकर नीलिमा घबरा गई और जल्दी से वहां पहुंची। मैं चावल धोने जा रहा हूं। नीलिमा ने चावल पकाने वाला बर्तन निकाला और चावल धोने और पकाने लगी। राजेश कपूर ने फ्रिज से मांस के व्यंजन निकाले और फिर नीलिमा को आलू और मूली जैसी सब्जियां तैयार करने को कहा। नीलिमा इन सभी चीजों को संभाल सकती है और वह ये काम बहुत अच्छी तरह से करती है। राजेश ने मछली को मारना शुरू कर दिया, उसे अचेत कर दिया, उसके शल्कों को खुरच दिया, उसकी आंतें निकाल दी और उसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट दिया। आंदोलन सहज और प्रवाहपूर्ण है, अत्यंत सुंदर हैं। नीलिमा ने जो देखा उससे वह दंग रह गई। राजेश द्वारा मछली को काटने और मैरिनेट करने के बाद ही उसे होश आया। राजेश कपूर, आप इतने अच्छे खाना कैसे बनाते हैं? मैं लगभग 10 वर्षों से खाना बना रहा हूं और मैं आपकी तरह तेजी से मछली भी नहीं पकड़ सकता। राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, शायद मैं इस क्षेत्र में अधिक प्रतिभाशाली हूं। मुझे पिछली रात की याद आ गई जब राजेश कपूर ने चुबान चुबान का इलाज किया था। नीलिमा को एक क्षण के लिए समझ नहीं आया कि क्या कहे। राजेश कपूर ने मछली की प्रोसेसिंग पूरी करने के बाद चिकन विंग्स तैयार करना शुरू कर दिया। उनका इरादा कोला चिकन विंग्स बनाने का था। मेरा मानना है कि सुमित कपूर और जियाउवन दोनों इसे खाना पसंद करते हैं। नीलिमा ने आलू और मूली छील ली। राजेश कपूर ने मांस का प्रसंस्करण भी पूरा कर लिया है। भाभी, कृपया मुझे एक कटोरा लाओ और कुछ लहसुन छीलो और मेरे लिए कुछ हरी प्याज लाओ। नीलिमा ने एक छोटा कटोरा निकाला। फिर वह राजेश कपूर के बगल में खड़े होकर लहसुन छीलने लगे।
राजेश कपूर मूली को टुकड़ों में काटते हैं और मूली और मटन ब्रिस्केट बनाने की तैयारी करते हैं। नीलिमा ने लहसुन छीला और पूछा, आप मुझसे और क्या करवाना चाहते हैं? अभी नहीं भाभी, जाकर खेलो, फिर मैं बाहर से देखूंगा और सीखूंगा। इस समय मुझे खाने की खुशबू आती है। सभी लोग रसोई घर में आ गए। अरे, आज हमारे शेफ लिन प्रभारी हैं। मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। आज का नाश्ता बहुत स्वादिष्ट है। राजेश अब सचमुच बड़ा हो गया है। वह न सिर्फ बच्चों की देखभाल कर सकता है, बल्कि खाना भी बना सकता है। वह सचमुच एक अच्छे इंसान का आदर्श है। सबने मजाक किया और फिर चले गए। आखिर शालिनी कपूर भी नीलिमा की ही पीढ़ी की थी। नीलिमा को रसोई में मदद करते देख उसे यूं जाने में शर्मिंदगी महसूस हुई। इसलिए वह एक तरफ खड़ी होकर देखने लगी। वह खाना पकाने के बारे में कुछ नहीं जानती और सिर्फ शौकिया तौर पर मजे देखती रहती है। टकराना, बर्तन से आग की लपटें उठने लगीं। शालिनी कपूर और नीलिमा इतनी डर गईं कि वे एक कदम पीछे हट गईं। राजेश कपूर शांत रहे और पागलों की तरह खेलते रहे। राजेश कपूर, आप बहुत अद्भुत हैं। वह जवान है, पैसा कमा सकती है और खाना बना सकती है। उस आलसी जतिन कपूर से कहीं बेहतर। शालिनी कपूर इस दृश्य से इतनी प्रभावित हुई कि वह आहें भरने से खुद को रोक नहीं सकी। उसके बगल में बैठी नीलिमा ने भी सिर हिलाया। राजेश कपूर मुस्कुराए और कड़ी मेहनत करते रहे। उन्होंने 2 घंटे से भी कम समय में लगभग 20 लोगों के लिए भोजन तैयार कर दिया। मैंने समय देखा तो मीरा शर्मा के घर पहुंचने में अभी 20 मिनट बाकी थे। इसलिए राजेश ने आंच धीमी कर दी और मूली और मटन को धीमी आंच पर पकने दिया। नीलिमा और शालिनी कपूर ने कटोरे और चॉपस्टिक्स निकालकर डाइनिंग टेबल पर रख दिए। जब तक राजेश कपूर ने बर्तन पैक किए, मीरा शर्मा वापस आ चुकी थीं। खाने की मेज पर लता शर्मा अपने दामाद की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सकीं। राजेश कपूर सचमुच बहुत अच्छा लड़का है। वह बहुत सतर्क और कर्तव्यनिष्ठ है। वह न केवल बच्चों की अच्छी देखभाल करती है, बल्कि वह एक बेहतरीन खाना भी बनाती है। पिछले 2 दिनों में राजेश का प्रदर्शन सभी ने देखा है। विजय शर्मा का अपने दामाद के प्रति रवैया भी धीरे धीरे बदलने लगा। वह न केवल सुंदर है, बल्कि उसका व्यक्तित्व भी अच्छा है। और उसके पास एक घर, एक कार और अपना खुद का व्यवसाय है। इसके अलावा वह बच्चे और अपनी बेटी के प्रति बहुत चौकस है, और वह एक बहुत अच्छा इंसान है। शराब के 3 दौर के बाद व्यंजनों में 5 स्वाद होते हैं। सब लोग एक साथ बैठ गए और सुमित कपूर को देखने लगे। सुमित कपूर अब पहले से बिल्कुल अलग हैं। यद्यपि वह अपनी बात कहने का साहस रखता है, लेकिन अतीत की उसकी बुरी आदतें कम समय में ठीक नहीं की जा सकती और उसे उचित शिक्षा देने की आवश्यकता है। शुभम कपूर ने अपना गिलास उठाया और सबको अलविदा कहा। मेरी कंपनी ने अभी अभी एक बड़ा सौदा किया है और चाहती है कि मैं वापस जाऊं और अनुबंध पर हस्ताक्षर करूं। नीलिमा और चुवान 2 दिन और यहीं रहेंगे और खेलेंगे। माँ और मैं पहले वापस जाएंगे। ये सुनकर जतिन कपूर को थोड़ा अफसोस हुआ। मैं आज अपने भाइयों के साथ कुछ ड्रिंक्स के लिए बाहर जाने की सोच रहा था। शुभम कपूर हल्के से मुस्कुराए। फिर कभी उसके पास न तो माता पिता हैं जिन पर वह भरोसा कर सके, न ही कोई धनी परिवार है जो उसका भरण पोषण कर सके। आप हर चीज के लिए केवल अपने आप पर ही भरोसा कर सकते हैं। अब सुमित कपूर की बीमारी ठीक हो गई है और वह पहले से अधिक ऊर्जावान हैं। उनका मानना था कि कुछ वर्षों में ऐसा हो जाएगा। सुमित कपूर निश्चित रूप से एक बिल्कुल अलग व्यक्ति और एक बेहतरीन बच्चा बनेगा। इस विश्वास के साथ शुभम कपूर ऊर्जा और जुझारूपन से भरपूर महसूस कर रहे थे। ये देखकर जतिन कपूर केवल अफसोस से अपना सिर हिलाकर विषय बदल सकते थे। राजेश कपूर, चून की सबसे बड़ा भाई चला गया है। क्या हम आज दोपहर को आपकी दुकान पर चलें? ये सुनकर शालिनी कपूर ने भी ऊपर देखा। ये स्पष्ट था कि दंपति ने पहले ही इस विषय पर चर्चा कर ली थी। हर कोई इस सुझाव को आजमाने के लिए उत्सुक था और जाकर देखना चाहता था। वह स्टोव कैसा होगा जो प्रतिदिन $50,000 का शुद्ध लाभ कमाता है? इसमें ऐसी क्या खास बात है? इतना पैसा कमाने में सक्षम होना। दोपहर के भोजन के बाद राजेश बच्चे को वापस दूसरी मंजिल के बेडरूम में ले गया। मीरा शर्मा भी उनके पीछे पीछे आई। उन्होंने ढीले पजामा पहन लिए और बच्चे को दूध पिलाया। भोजन कराने में ब्रेक का फायदा उठाते हुए मीरा शर्मा ने राजेश कपूर की ओर देखा और कुछ उलझन के साथ पूछा, चुवान के साथ क्या हो रहा है? यह अचानक बेहतर क्यों हो गया?
राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, मैंने आपको बताया था ना, चमत्कार हुआ है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यह उत्तर वह नहीं था जो वह चाहती थी। राजेश कपूर ने मीरा शर्मा की ओर देखा और चिढ़ाया, क्या ये चमत्कार आपके साथ भी नहीं हुआ? जब मीरा शर्मा ने ये सुना तो उनका सुंदर चेहरा शर्म से लाल हो गया और वह राजेश कपूर की आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसने तनु को अपनी बाहों में भर लिया और विषय बदल दिया। पति, क्या आपको यह महसूस हो रहा है? जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो वह पहले से पूरी तरह अलग हो जाता है। बिल्कुल, 6 महीने बाद हर दिन यही होगा। जब राजेश ने अवी को अपने शरीर पर धारण किया तो उसकी पिंडलियां मजबूत होने लगीं और वह दूसरों के साथ बातचीत भी कर सकता था। यदि आप उसे चिढ़ाते हैं तो वह अपने हाथ फड़फड़ा कर दिखाएगा कि वह खुश है। न केवल सबसे बड़ा बच्चा बल्कि दूसरे और तीसरे बच्चे भी बहुत बदल गए हैं। दूसरे बच्चे का रोना पहले से ज़्यादा तेज है और तीसरा बच्चा भी थोड़ा मोटा हो गया है। यहाँ तक कि हमारा चौथा बच्चा, जो सबसे अधिक सोना पसंद करता है, स्तनपान के बाद अधिक मजबूत हो गया है। अब प्रतिदिन सोने का समय घटाकर 15 घंटे कर दिया गया है। शिशु इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि उन्हें नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। मीरा शर्मा ने बच्चों को देखा और भावुक होने से खुद को नहीं रोक सकी। जीवन सचमुच अद्भुत है। जब मैं पहली बार गर्भवती हुई तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। मैंने वास्तव में 4 ऐसे प्यारे बच्चों को जन्म दिया है। उसकी बातें सुनकर राजेश कपूर अपनी हंसी रोक नहीं पाए, इसमें मेरा भी कुछ योगदान है। मीरा शर्मा उसे घूरने से खुद को नहीं रोक सकी। फिर मैं अपने कपड़ों के बटन लगाए बिना ही बिस्तर पर लेट गई और बच्चों के साथ खेलने लगी। अवी की नाक खुजाओ और तनु के चेहरे पर चुटकी काटो। रिया का सिर थपथपाओ और विभू का पेट थपथपाओ। यह एहसास बहुत ही खुशी भरा है। ये देख राजेश भी लेट गया और मीरा शर्मा को पीछे से गले लगा लिया। वह मीरा शर्मा के साथ कुछ करने ही वाला था। विभू पलट गया और सीधे राजेश कपूर के सिर पर बैठ गया। ये देखकर मीरा शर्मा तुरंत हंस पड़ी। राजेश कपूर ने उसे पलट दिया। हालांकि विभू अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था और उसके चारों ओर लौटता रहा। मांस की एक छोटी सी गेंद की तरह गोल मटोल शरीर आगे पीछे लुढ़क रहा था। इससे राजेश कपूर और मीरा शर्मा जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी से बच्चे भी संक्रमित हो गए। भले ही आपको पता न हो कि आपके माता पिता किस बात पर हंस रहे हैं, फिर भी उनके साथ हंसें। थोड़ी देर खेलने के बाद चारों बच्चे थक गए। आओ, पापा के साथ सो जाओ, माँ को अच्छी नींद लेने दो। राजेश ने अपने पीछे 4 बच्चों की रक्षा ऐसे की जैसे मुर्गी अपने चूजों की रक्षा करती है। उन्हें मीरा शर्मा की नींद में खलल न डालने दें। बच्चे बिस्तर पर लेट गए और तुरंत सो गए। केवल अभी ही अभी भी मजबूती से खड़ा था, अपनी आंखें झपका रहा था और अपने हाथों से चादरें रगड़ रहा था। आधे मिनट से भी कम समय में अवी ने रजाई को कसकर पकड़ लिया और सो गया। राजेश कपूर उसके हाथ से चादर खींच लेना चाहते थे। अच्छे लड़के, मैं इसे बाहर नहीं खींच सकता। राजेश कपूर ने सावधानी से अवी के गोल मटोल छोटे हाथों को खोला और फिर रजाई खींच ली। ऐसा लगता है कि जब अवी बड़ा हो जाएगा वह मुझसे कहीं अधिक शक्तिशाली होगा। विजय शर्मा और लता शर्मा मूलतः अपने पोते को देखने के लिए घर में जाना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने घर के अंदर से हंसी की आवाज़ सुनी तो वे दरवाजे पर ही खड़े हो गए और अंदर नहीं गए। कुछ देर बाद घर में कोई हलचल नहीं हुई। दंपति हाथ में हाथ डाले नीचे चले गए। रास्ते में मेरी मुलाकात देवेंद्र कपूर और सुनीता कपूर से हुई। चलो, बच्चे सब सो गए हैं, मीरा भी आराम कर रही है। ठीक है, चलो हम भी थोड़ी झपकी ले लें। आधे घंटे बाद राजेश कपूर सुबह जल्दी उठे और मीरा शर्मा के कंधे पर थपथपाया। पत्नी, उठो, कक्षा का समय हो गया है। छोटे आलसी सुअर, हमें देर हो जाएगी। मीरा शर्मा ने अपनी नींद भरी आंखें खोली और अनिच्छा से उठ बैठीं। ये वक्त क्या है? दोपहर के लगभग 2 बज रहे हैं। ओह, मीरा शर्मा ने सिर हिलाया, फिर अपनी बाहें खोलीं और आगे बढ़ गईं। उसके सामने जो कुछ भी था वह राजेश कपूर के सामने भी बिना किसी संकोच के उजागर हो गया। सामने का दृश्य देखकर राजेश कपूर ने तुरंत अपनी लार निगल ली। जब मीरा शर्मा ने राजेश कपूर को अपनी लार निगलते हुए देखा तो वह अपना मुंह ढकने और हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। पतिदेव, मुझे ये तब तक पता चला जब तक आप मेरे साथ सोते हैं। मैं बहुत अच्छी नींद सो सकता हूँ।
राजेश कपूर ने उसके कपड़े ऊपर करने में उसकी मदद की। लगता है तुम्हारा पति, मैं भी तुम्हें सोने में मदद कर सकता हूँ। मीरा शर्मा ने मजाकिया लहजे में अपनी जीभ बाहर निकाली। जरूर। ठीक है, उठो और अपने कपड़े बदलो। मीरा शर्मा ने सिर हिलाया, उठी और अपने कपड़े बदल लिए। फिर मैंने शीशे में देखा और थोड़ा सा मेकअप किया। राजेश के साथ रहने के बाद से उसकी समग्र रंगत में काफी सुधार आया है। ये वसंत की हवा से खिले फूल की तरह है। प्रिय, मैं कक्षा में जा रहा हूँ। मीरा शर्मा ने सामान पैक करने के बाद अपना बैग उठाया और बाहर जाने के लिए तैयार हो गईं। राजेश कपूर ने उसे रोका और कहा, मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार आज बारिश होगी, इसलिए तुम्हें ज्यादा कपड़े पहनने चाहिए। ये कहते हुए वह क्लॉकरूम की ओर चला गया। एक कोट निकालो और मीरा शर्मा को पहनाओ। इस समय फ्लू बहुत गंभीर है, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। यदि आपको फ्लू है तो आप अपने बच्चों को स्तनपान नहीं करा सकती। मीरा शर्मा हैरान थी, क्या यह इतना गंभीर है? राजेश कपूर ने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल। मीरा शर्मा ने जल्दी से अपने कपड़े जिप किए। मुझे फ्लू नहीं हो सकता। बच्चे के भोजन की सुरक्षा अवश्य होनी चाहिए। प्रिय, आप कार का उपयोग कर सकते हैं। मैं अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर से कक्षा जाता हूँ। अगर मेरी क्लास जल्दी खत्म हो गई तो मैं तुम्हें ढूंढने दुकान पर आऊँगा। राजेश कपूर ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, बाइक चलाते समय सावधान रहना। अच्छा। मीरा शर्मा के जाने के बाद शुभम कपूर अपना सामान लेकर अंदर आए और राजेश कपूर को अलविदा कहा। राजेश कपूर, चुवान चुवान वाली यह घटना मुझे जीवन भर याद रहेगी। अगर भविष्य में तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। जब तक मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं कभी मना नहीं करूँगा। इतना कहकर शुभम कपूर ने राजेश कपूर को कसकर गले लगा लिया। फिर वह मुड़ा और चला गया। शुभम कपूर की पीठ को देखते हुए राजेश कपूर संतोष से मुस्कुराए। वह जानते थे कि शुभम कपूर ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो अपनी बात अच्छी तरह से कह सकें, लेकिन राजेश कपूर समझ गए कि उनका क्या मतलब था। आधे घंटे बाद राजेश बच्चों के लिए बोतलें, दूध पाउडर, डायपर और अन्य चीजें लाया। सभी सामान घुमक्कड़ में रखें और बच्चे को नीचे ले जाएं। ये देखकर लता शर्मा जल्दी से आई और बोली, मेरे प्यारे पोतों, क्या तुम लोग उठ गए? सुनीता कपूर भी आई और बोली, आइए मैं उन्हें धकेलने में आपकी मदद करती हूँ। नीचे केवल 2 लोग थे, लता शर्मा और सुनीता कपूर। जतिन कपूर, शालिनी कपूर और नीलिमा सभी जाग चुके थे और लिविंग रूम में बच्चों के साथ खेल रहे थे। कपूर परिवार की पुरानी पीढ़ी के साथ साथ देवेंद्र कपूर और विजय शर्मा भी टीवी समाचार देख रहे थे। वर्तमान विश्व स्थिति का निरंतर विश्लेषण जारी है। अंत में राजेश ने बढ़त बना ली। लोगों का एक समूह एक बड़े समूह में सदर बाजार की ओर चला। आधे घंटे बाद राजेश कपूर और अन्य लोग पैदल मार्ग पर चले गए। इसे मुंबई का सबसे जीवंत स्थान कहा जा सकता है। स्टोव पैमाने और अनुपात की एक विस्तृत विविधता। सड़कें लोगों से गुलजार हैं। ये समृद्ध दृश्य देखकर जतिन कपूर आह भरने से खुद को रोक नहीं सके। यहाँ एक दुकान खोलो, ये कल्पना करना कठिन है कि व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है। राजेश कपूर की दुकान पूरे पैदल मार्ग के सबसे व्यस्त इलाके में स्थित है। संपूर्ण स्टोर का क्षेत्रफल 80 वर्ग मीटर है, जिसमें प्रवेश द्वार पर दिया गया क्षेत्र भी शामिल है। इसका क्षेत्रफल लगभग 100 वर्ग मीटर है। तुम्हें पता है, ये लिंकिंग रोड पर है। लगभग 10 वर्ग मीटर की दुकान का किराया कई हजार रुपये है। अगर राजेश कपूर की दुकान किराए पर भी दी जाए तो भी वह हर महीने अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इस समय अरुण कुमार और अन्य लोग स्टोर में व्यस्त थे। राजेश कपूर को अपने परिवार के साथ आते देख वे उनका स्वागत करने के लिए दौड़े। चाचा और चाची, क्या आप यहाँ हैं? हम बस देख लेंगे, आप अपना काम कर सकते हैं। अरुण कुमार ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं फिर काम पर लग जाऊंगा। कल मुझे राजेश के बच्चों के कपड़ों की दुकान के बारे में पता चला। प्रतिदिन 50,000 से 60,000 का शुद्ध लाभ। शालिनी कपूर ने अपने दोस्त को फ़ोन किया जो बच्चों के कपड़ों की दुकान भी चलाता है और उसे इस बारे में बताया। उसकी सहेली ने तुरंत कहा, तुम मजाक कर रही हो। मैं पेंगचेंग में रहता हूं और पूरे कार्य घंटों को 1 महीने के किराए के रूप में गिना जाता है, भले ही किराए में कोई वृद्धि न हुई हो। मैं 50,000 रुपये भी नहीं कमा सकता। क्या वह प्रतिदिन 50,000 का शुद्ध लाभ कमा सकता है? यह कोई मजाक नहीं है। लेकिन फिर भी उसकी दोस्त ने शालिनी कपूर को उसके पास जाकर उसे देखने में मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया।
क्या राजेश की दुकान सचमुच इतना पैसा कमा रही है? उसके पास क्या गुप्त नुस्खा है? इसलिए शालिनी कपूर ने एक फ़ोटो खींची और अपने दोस्तों को भेज दी। तस्वीरें देखने के बाद उसकी दोस्त ने कहा, अधिक ग्राहक होने के अलावा मुझे अन्य दुकानों से कोई अंतर नहीं दिखता। शालिनी कपूर ने भी ऐसा ही सोचा। बस उसी समय वे दोनों थोड़ा उलझन में थे। एक खूबसूरत महिला जो इंटरनेट सेलिब्रिटी जैसी लग रही थी, सेल्फी स्टिक लेकर अंदर आई। उसने दीवार पर लगी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पूछा, बॉस क्या ये चौगुनी संतानें हैं? हाँ, हमारे स्टोर में पोस्ट की गई चौगुनी शिशुओं की तस्वीरें सभी बॉस के बच्चे हैं और वे भी इस ब्रांड के हैं। आप इसे आत्मविश्वास के साथ उपयोग कर सकते हैं। अंजू बंसल ने इंटरनेट सेलिब्रिटी को समझाया, बच्चे बहुत प्यारे हैं। मैंने सुना है कि बच्चे का पिता बहुत सुंदर है। कई लोग सिर्फ बाव के पिता का चेहरा देखने के लिए चीजें खरीदने आते हैं। अंजू बंसल ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, आज हमारे बॉस भी यहीं हैं। वह दरवाजे पर ही हैं। हे भगवान, सच में आज अंततः मुझे उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने का मौका मिला। इंटरनेट सेलिब्रिटी के नेतृत्व में लंबी टांगों और पतली कमर वाली सुंदरियों का एक समूह इकट्ठा हुआ। उन्होंने अपने फ़ोन निकाले और राजेश के सामने सेल्फी ली। राजेश ने उन्हें फ़ोटो लेने से रोका। सभी लोग तस्वीरें मत लीजिए। मोबाइल फ़ोन में फ्लैश लाइट होती है जो शिशुओं की आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। राजेश कपूर ने जो कहा उसे सुनकर सभी इंटरनेट हस्तियों ने निराशा व्यक्त की, लेकिन उन्होंने फिर भी सहयोग किया और अपने फ़ोन रख दिए। 4 प्यारे बच्चों को भुमक्कड़ में देखकर इंटरनेट सेलिब्रिटीज फिर से इकट्ठा हो गए। उसकी बड़ी बड़ी चमकती आंखें झपक रही थीं और उसका चेहरा मात्र आभा से भरा हुआ था। ये दृश्य देखने के बाद शालिनी कपूर को आखिरकार समझ आ गया कि राजेश कपूर पैसा क्यों कमा पा रहे थे। उसने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और अपने दोस्त को व्हाट्सएप पर संदेश भेजा, शायद आपको एक शुभंकर ढूंढने की जरूरत है। क्या बकवास है, एक बहुत ही सुंदर आदमी या चौगुन या कुछ और। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्या तुम मजाक कर रहे हो? जवाब, क्या यही है? तीसरे चाचा प्रवीण कपूर भी हंसे और बोले, आजकल अगर आपके पास ट्रैफिक है तो आप पैसे कमा सकते हैं। जतिन कपूर मूलतः किसी गुरु से सीखने के इरादे से आए थे, लेकिन जब उसने अपने सामने का दृश्य देखा तो वह तुरंत निराश हो गया। मैं सुंदर नहीं हूँ और आपके 4 बच्चे नहीं हो सकते। ऐसा लगता है कि राजेश की सफलता को दोहराया नहीं जा सकता। राजेश कपूर, मुझे स्ट्रॉलर दे दो। मैं और मेरी सास बच्चे को घुमाने के लिए बाहर ले जा रहे हैं। लता शर्मा ने सिर हिलाया और कहा, यहाँ बहुत सारे ग्राहक हैं। आप अंदर जाकर काम शुरू कर सकते हैं। विजय शर्मा और देवेंद्र कपूर भी खड़े हो गए। बच्चे को हमारे पास छोड़ दो, चिंता मत करो। हाँ, यहाँ 4 वयस्क हैं, उनमें से प्रत्येक के लिए एक की देखभाल करना पर्याप्त है। चारों पोते पोतियों को देखकर राजेश कपूर ने असहाय भाव से सिर हिलाया। ठीक है, अगर कुछ भी हो तो मुझे फ़ोन करना। सुनीता कपूर मुस्कुराईं और बोली, चिंता मत करो, जब हम बच्चे की देखभाल कर रहे थे तब भी तुम दूध पी रही थीं। मैंने देखा कि 4 बुजुर्ग लोग अपने बच्चों को धक्का देकर दूर ले जा रहे थे। प्रवीण कपूर और ईशान कपूर भी उनके पीछे पीछे आए। दुकान में केवल राजेश और उसके साथी ही बचे थे। नीलिमा चुवान को खिलौनों से खेलने के लिए दुकान के खिलौना अनुभाग में ले गई। शालिनी कपूर और जतिन कपूर एक तरफ खड़े होकर फुसफुसाते हुए बातें कर रहे थे। चलो रुकें और देखें, राजेश इतना पैसा कमा सकता है, ये बात इस स्टोर से संबंधित होनी चाहिए। एक बार जब हम उनके स्टोर खोलने के मॉडल को सीख लेंगे तो वापस आकर हम बच्चों के कपड़ों की एक दुकान खोलेंगे। उनके विचार में भले ही ग्राहक हों, मैं राजेश के रूप और बच्चे के कारण यहाँ आई हूँ। इसका लगातार आना असंभव है, तो इस स्टोर को इतना लोकप्रिय बनाने का कोई और तरीका होना चाहिए। लेकिन लंबे समय तक निरीक्षण करने के बाद दंपति को इसका पता चला। बच्चे के दुकान छोड़ने के बाद भी व्यापार फल फूल रहा था। अंततः दंपति ने इस पर विचार विमर्श किया और निर्णय लिया कि राजेश की बच्चों के कपड़ों की दुकान इतनी कमाई इसलिए कर पा रही है क्योंकि उसे सही अवसर मिल गया था। इसलिए उन्होंने वापस लौटने पर बच्चों के कपड़ों की दुकान खोलने का निर्णय लिया। पैसा कमाने की गारंटी। नीलिमा चुवान को अपने पास ले आए और बोली, राजेश कपूर, मैं चुवान को घुमाने ले जा रही हूँ। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर देना।
राजेश कपूर ने दुकान से एक खिलौना उठाया और सुमित कपूर को दे दिया। नीलिमा मुस्कुराई और बोली, सुमित कपूर, शुक्रिया कहो। धन्यवाद चाचा। सुमित कपूर खिलौना पकड़े हुए खुशी से मुस्कुरा रहे थे। जतिन कपूर और शालिनी कपूर भी अकेलेपन को बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने राजेश कपूर को नमस्ते कहा और खेलने के लिए बाहर चले गए। तभी अरुण कुमार वहां आए। भाई, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। क्या गलत? मैंने अब कुछ पैसे कमा लिए हैं। और तब अरुण कुमार ने हंसते हुए कहा, मेरे पास इस समय लगभग 150,000 रुपये हैं तथा मेरे माता पिता के पास 500,000 रुपये की अतिरिक्त बचत है। उनकी योजना है कि मैं अगले कुछ महीनों में कुछ पैसे कमाऊं और फिर मुंबई में एक घर खरीदूं। राजेश कपूर ने सिर हिलाया और कहा, जरूर। घर खरीदना एक ऐसी चीज़ है जिसका फैसला आप खुद कर सकते हैं। आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। भाई, आप मेरे उपकारक और मेरे भाई हैं। घर खरीदना बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से मुझे इस बारे में आपसे चर्चा करनी होगी। अगर राजेश न होता, ऐसा अनुमान है कि वह अपने जीवन काल में कभी भी मुंबई में घर नहीं खरीद पाएंगे। वह राजेश कपूर को अपने माता पिता के अलावा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मानते थे। ये देखकर राजेश उससे बातें करने लगा, तुम कहाँ घर खरीदने की सोच रहे हो? क्या भविष्य में तुम अपने माता पिता के साथ रहोगे? मेरी माँ ने कहा था कि यह घर मेरी भावी शादी का घर होगा। वे इससे दूर रहे और मुझे अपना जीवन जीने दिया। अरुण कुमार एक क्षण के लिए रुके, फिर बोले, उन्होंने सुझाव दिया कि मैं 3 बेडरूम वाला अपार्टमेंट खरीद लूं ताकि भविष्य में जब मेहमान आए तो रहने के लिए जगह हो। राजेश कपूर ने सिर हिलाकर सहमति जताई और सोचा कि यह सही खरीदारी है। क्या तुम्हें सही व्यक्ति मिल गया? मैंने अपने फ़ोन पर कई नए घटनाक्रम देखे और उनमें से एक को चुन लिया। अगर आप मेट्रो से जाएं, तो सदर बाजार आधे घंटे में पहुंच सकते हैं। कीमत भी अच्छी है, लेकिन मेरे पास अग्रिम भुगतान के लिए पैसे कम हैं। चूंकि यह एक अच्छी संपत्ति है, इसलिए इसकी बिक्री शुरू होते ही यह जल्दी बिक जाएगी। इसलिए राजेश कपूर ने उनसे आग्रह किया, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं पहले तुम्हें उधार दे सकता हूँ। इंतजार मत करो, सभी अच्छी इकाइयाँ बिक चुकी हैं। अरुण कुमार एक पल के लिए चुप हो गए। जब समय मिलेगा तो सबसे पहले सेल्स ऑफिस जाऊंगा। जल्दी जाओ, देर मत करो। भाई, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते? तुमने 2 घर खरीदे हैं तो तुम्हें काफ़ी अनुभव है। राजेश कपूर ने सिर हिलाया, ठीक है, चलो किसी और दिन वहां चलते हैं। राजेश की सहमति देखकर अरुण कुमार बहुत खुश हुए। ठीक है भाई, तो फिर मैं पहले काम पर जाऊंगा। 2 घंटे बाद कक्षा के बाद मीरा शर्मा अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार होकर पैदल मार्ग पर वापस आ गईं। उसका गुस्सा भरा चेहरा देखकर राजेश कपूर ने उसे एक गिलास पानी पिलाया। क्या गलत? क्या छात्रों ने आपको गुस्सा दिलाया? मीरा शर्मा ने सिर हिलाया, फिर लाउंज में चारों ओर नजर घुमाए और पाया कि बच्चे वहां से जा चुके थे। बच्चे कहाँ हैं? माँ उन्हें खरीदारी के लिए बाहर ले गईं। ये सुनकर मीरा शर्मा ने जल्दी से लता शर्मा को फ़ोन किया। माँ, आप कहाँ हैं? मेरी कक्षा समाप्त हो गई है, कृपया शीघ्र वापस आ जाओ। राजेश कपूर ने प्रशंसा भरी नज़रों से उसकी ओर देखा। पत्नी, अच्छा काम किया। वह काफ़ी समय से यह कॉल करना चाह रहा था। थोड़ी देर बाद लता शर्मा और अन्य लोगों ने बच्चों को पीछे धकेल दिया। मीरा शर्मा ने पहले अपने हाथ धोए, फिर विहू को अपने पास बुलाया और उसे खाना खिलाने की तैयारी की। खाना खिलाते समय उसने पूछा, माँ, आज रात आप कहाँ खाना चाहेंगी? वह सुनीता कपूर के बारे में पूछ रही थी। हालांकि लता शर्मा उनके ठीक बगल में थीं, लेकिन उन्हें लगा कि सुनीता कपूर से पूछना अधिक सुरक्षित होगा। सुनीता कपूर मुस्कुराईं और बोली, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नौजवान जहाँ चाहें खा सकते हैं। लता शर्मा ने सुझाव दिया, क्यों न हम वापस जाकर खाना खा लें? दोपहर के खाने का अभी भी बहुत सारा बचा हुआ खाना है और राजेश बहुत अच्छा खाना बनाता है। सुनीता कपूर भी मूलतः ऐसा ही सोचती थीं, लेकिन वह इतने सारे मेहमानों के सामने बोलने में शर्मिंदा थी। आखिरकार आज के समय में जब आपके घर मेहमान आते हैं तो बाहर खाना ही एकमात्र विकल्प बन गया है। सुनीता कपूर ने सिर हिलाया, फिर प्रवीण कपूर और ईशान कपूर की ओर देखा। प्रवीण कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अब बाहर खाना भी पसंद नहीं है। ये पर्याप्त स्वास्थ्यकर नहीं है। ईशान कपूर को कोई आपत्ति नहीं थी। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बाजार में मौजूद तेल मसालेदार खाने से थक गया हूँ।
दोनों चाचियों को कोई आपत्ति नहीं थी और वे सहमत हो गईं। हाँ, मुझे लगता है कि बाहर का खाना राजेश के बनाए खाने जितना अच्छा नहीं है, इसलिए चलो इसे घर पर ही खा लेते हैं। मैंने देखा कि सभी ने सर्वसम्मति से घर जाकर खाना खाने का निर्णय लिया। राजेश कपूर ने नीलिमा को फ़ोन किया। राजेश कपूर, मैं सुमित कपूर के साथ मैकडॉनल्ड्स में खाना खा रहा हूं और अब वापस नहीं जाऊंगा। कृपया मुझे अकेला छोड़ दो। हाँ, मैं समझ गया। इतना कहने के बाद नीलिमा ने फ़ोन चुवान चुवान को सौंप दिया। सुमित कपूर, अपने चाचा को अलविदा कहो। सुमित कपूर कुछ खा रहे थे और उन्होंने प्यार से कहा, अलविदा अंकल। राजेश कपूर के चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान आ गई। अलविदा सुमित कपूर। फिर राजेश ने लम्का चून को बुलाया। वे तीनों चिमेलों चिड़ियाघर में खेल रहे थे। मैं कुछ समय तक वापस नहीं आऊंगा, इसलिए मैं बाहर ही खाना खाऊंगा। राजेश ने प्रिया के 3 सदस्यों वाले परिवार को फिर से बुलाया। प्रिया आज रात्रि भोजन पर नहीं आ सकी क्योंकि उसके माता पिता उसे दोस्तों से मिलने ले गए थे। सही तौर पर वह एक मित्र से मिलने गई थी, लेकिन वास्तव में उसे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहा गया था, इसलिए वह रात में वापस नहीं आई। ओह, अब मैं बहुत परेशान हूँ। राजेश कपूर, आप मेरे माता पिता को क्यों नहीं बताते और उन्हें वापस जाकर खाना खाने देते हैं? ओह, ये राजेश कपूर थोड़ा शर्मिंदा हुए, लेकिन अंततः उन्होंने मना कर दिया और फ़ोन रख दिया। मजाक कर रहा हूँ। प्रिया के माता पिता अब प्रिया की शीघ्र शादी के लिए उत्सुक हैं। अगर मैं उनका सौभाग्य बर्बाद कर दूं, कि बहुत ज़्यादा है। चलो वापस चलें और खाना खाएं। कॉल खत्म करने के बाद राजेश कपूर ने मुड़कर सबसे बात की। बच्चों को दूध पिलाना समाप्त हो गया है। लता शर्मा और सुनीता कपूर दोनों एक एक शिशु गाड़ी को धक्का दे रही हैं। जब मैं खाना खाने के लिए घर पहुंचा तो लगभग 7 या 8 बज चुके थे। जब मीरा शर्मा आई तो वह इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रही थीं। आजकल घर पर बहुत सारे लोग हैं, इसलिए राजेश को यात्रियों को ले जाने के लिए BMW का उपयोग करने के लिए कहा गया है। मैं वापस आ जाऊंगा, आप लोग बस ले सकते हैं। कौन जानता था कि विजय शर्मा अचानक उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं अपनी बाइक चलाऊंगा और तुम्हारी माँ को भी घुमाऊंगा। लता शर्मा चौंक गईं, क्या आप मजाक कर रहे हैं? विजय शर्मा हंसते हुए बोले, ओह, मुझे तो साइकिल चलाए हुए कई दशक हो गए। क्या मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊं और पुराने अच्छे दिन याद दिला दूं? ये सुनकर लता शर्मा का दिल थोड़ा द्रवित हो गया। ये बदबूदार बूढ़ा आदमी परेशानी पैदा करने में बहुत अच्छे। ये सुनकर मीरा शर्मा थोड़ी चिंतित हो गईं। कोई बात नहीं, आपके पिताजी एक अद्भुत सवार हैं। जब वह युवा थे तो वह चेन्नई के रेसिंग राजकुमार थे, वरना तुम्हारी माँ उसे कैसे पसंद कर सकती थी? अपनी माँ की बात सुनकर मीरा शर्मा असमंजस में पड़ गईं कि हंसे या रोएं, और वह इस बारे में कुछ नहीं कर सकती थीं। दोनों ने अपने हेलमेट पहने और इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठ गए। विजय शर्मा ने पलटकर राजेश कपूर और अन्य लोगों से कहा, आप पहले जाए, मैं पीछे आऊंगा। लता शर्मा ने अपने पति का कंधा थपथपाया और उन्हें जाने का इशारा किया। मुझे जल्दी मत करो, मुझे इससे परिचित होने दो। ये ब्रेक है, ये हॉर्न है। विजय शर्मा को इस तरह देखकर लता शर्मा को अचानक बुरा लगा। वह खुद को रोक नहीं सकी और पूछा, क्या आप इसे चला सकते हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे सवाल करने की? चेन्नई में रेसिंग का छोटा राजकुमार। विजय शर्मा ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे देखो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने हैंडल घुमाया और इलेक्ट्रिक स्कूटर तेजी से बाहर आ गया। लता शर्मा इतनी डर गईं कि उन्होंने जल्दी से अपने पति को कसकर गले लगा लिया। आप क्या कर रहे हैं? विजय शर्मा ने जिद करते हुए कहा, मैं तो बस इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की स्टार्टिंग स्पीड टेस्ट कर रहा था। मैं आपको याद दिलाना भूल गया। लता शर्मा, यह आदमी शब्दों में सबसे कठोर है। इस समय इलेक्ट्रिक कार फिर से आगे बढ़ी। दोनों व्यक्तियों के हेलमेटों में जोरदार टक्कर हुई। लता शर्मा थोड़ी दुखी थीं और कार से बाहर निकलना चाहती थीं। तंग बैठते, हम जल्द ही अपने रास्ते पर होंगे। लता शर्मा ने अपना हेलमेट पकड़ा और चुपचाप अपना पैर पीछे खींच लिया। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, अगर तुमने ऐसा दोबारा किया तो मैं बस से उतर जाऊंगा। चिंता मत करो, मैं बस अपनी गति का परीक्षण कर रहा हूं। इन शब्दों, यह इतना परिचित क्यों लगता है? कई प्रयासों के बाद विजय शर्मा अंततः सड़क पर आ गए। लता शर्मा चिंतित थीं और मन ही मन बुदबुदा रही थीं, सावधान रहो, आगे एक कार है। विजय शर्मा मानो अपनी जवानी में लौट आए हों और गाना गुनगुनाने से खुद को रोक नहीं पाए।
मैं विशेष रूप से खुश महसूस कर रहा हूँ। ये गति थोड़ी निराशाजनक है। क्या आप जल्दी कर सकते हैं? साझा बाइक पर सवार अन्य लोग भी आपके पीछे आ रहे हैं। देखो, हम फिर से पीछे छूट गए हैं। हम पैदल क्यों नहीं चलते? पैदल चलना गाड़ी चलाने से तेज है। विजय शर्मा ने लता शर्मा को घूरते हुए कहा, शोर मत करो और चुपचाप बैठो। ये कहते हुए उसने गाड़ी तेज करने की कोशिश में एक्सीलेटर दबा दिया। लेकिन जब उनके कानों में हवा की सीटी जैसी आवाज आई तो विजय शर्मा डर गए और उन्होंने अपनी गति फिर धीमी कर दी। लता शर्मा, उससे सचमुच डर था कि कहीं उसे खून की उल्टी ना हो जाए। दूसरा पहलू, राजेश कपूर और अन्य लोग एक के बाद एक विला पर पहुंचे। बच्चे को सुलाकर राजेश खाना बनाने के लिए रसोई में भाग गया। सुनीता कपूर मदद के लिए आना चाहती थी, लेकिन राजेश कपूर ने उन्हें मना कर दिया। माँ, जाओ और आराम करो, मैं इसे करूँगा। दोपहर के भोजन में बहुत सारा खाना बचा हुआ था। बस कुछ सब्जियां भून लें और हम खाने के लिए लगभग तैयार हैं। राजेश कपूर ने चावल को बर्तन में डाला और बर्तन गर्म करने लगे। जब सब कुछ तैयार हो गया तब भी विजय शर्मा और उनके साथी वापस नहीं लौटे थे। मीरा शर्मा ने लता शर्मा को एक वॉइस मैसेज भेजा जिसमें वह बहुत चिंतित दिख रही थीं। माँ, आप अभी तक वापस क्यों नहीं आई? मैंने तुम्हें फ़ोन किया लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। राजेश कपूर उनके पास गए और उन्हें सांत्वना दी। कोई बात नहीं, मेरी पत्नी। गाड़ी इतनी तेज चल रही थी कि शायद तुमने आवाज़ नहीं सुनी होगी। सभी लोग चिंतित होने लगे। आखिरकार, वह बूढ़ा है और इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाता है। इसके अलावा मुंबई में यातायात की स्थिति वास्तव में चिंताजनक है। कुछ मिनट और इंतजार करने के बाद लता शर्मा का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि वे विला के गेट पर पहुंच गए थे, लेकिन सुरक्षा गार्ड ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। राजेश कपूर ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और प्रबंधन कार्यालय को फ़ोन किया। इसके बाद ही उन्होंने लता शर्मा और दूसरे व्यक्ति को अंदर जाने दिया। जल्द ही कछुए की गति से चलता हुआ एक इलेक्ट्रिक स्कूटर धीरे धीरे भीड़ की ओर बढ़ा। ये दृश्य देखकर अचानक सभी को समझ आ गया, वे दोनों अभी घर क्यों पहुंचे। कार से उतरते ही लता शर्मा ने अपना हेलमेट उतार दिया और शिकायत करने लगीं। आप किस तरह की कार चला रहे हैं? हर कोई आपसे तेज साइकिल चलाता है। विजय शर्मा को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे लोग भी हैं जो मुझसे धीमे हैं, है न? आपका मतलब स्कूटर पर बैठे बच्चे से है? विजय शर्मा ने गर्दन कड़ी करके मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आप तो यही कह रहे हैं कि क्या वह मुझसे धीमा है? लता शर्मा ने आंखें घुमाईं और उस पर ध्यान नहीं देना चाहती थीं। इसके बाद वह मीरा शर्मा के पास गईं और हंसती रहीं। बेटी, तुम नहीं जानती, अभी जब हम वापस आए तो एक धावक हमारे पास से गुजरा। तुम्हारे पिता सचमुच बूढ़े हो गए हैं। पहले वह ऐसे नहीं थे। मीरा शर्मा ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। मैं नहीं चाहता कि वे दोनों बहस करते रहें। माँ, चलो अब इस बारे में बात नहीं करते। जल्दी करो और अंदर जाकर खाना खाओ। मीरा शर्मा ने लता शर्मा को विला में धकेल दिया। विला के अंदर राजेश कपूर रसोई से बर्तन बाहर ले आए। विजय शर्मा ने अपने हाथ में पकड़ा बैग डाइनिंग टेबल पर रख दिया। अंदर 2 बोतलें हैं मुताई की। उन्होंने इसे विशेष रूप से तब खरीदा जब मैं आज अपने बच्चे को खेलने के लिए बाहर ले गई थी। राजेश कपूर को शराब के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने देवेंद्र कपूर और अन्य लोगों के चेहरे देखे। वह जानता था कि शराब की ये 2 बोतलें सस्ती नहीं थीं। कल हम सब अलविदा कहेंगे। आज रात चलो साथ में ड्रिंक करते हैं। प्रवीण कपूर मुस्कुराए और सिर हिलाकर कहा, ठीक है। ईशान कपूर ने माफ़ी मांगते हुए कहा, इतनी अच्छी वाइन न पीना शर्म की बात होगी। देवेंद्र कपूर तो और भी सीधे थे, मैं वाइन ग्लास लेने जा रहा हूँ। लता शर्मा और अन्य लोगों ने इसे देखा और अपना सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सके। लेकिन चूंकि यह खुश होने का एक दुर्लभ अवसर है, इसलिए सभी के लिए कुछ पे पीना हानिकारक नहीं है। खाने की मेज पर कई आदमी आपस में बातें कर रहे थे। जल्द ही मुझे थोड़ा नशा सा महसूस होने लगा। प्रवीण कपूर ने शराब के नशे में राजेश कपूर की जमकर तारीफ की। राजेश कपूर, तुमने बहुत पैसा कमाया है, तुम होनहार हो। इसलिए मैं कहता हूं कि एक आदमी को पहले परिवार शुरू करना चाहिए, फिर अपना करियर बनाना चाहिए। मैं परिवार के बिना अपना करियर कैसे बना सकता हूं? ईशान कपूर ने भी बीच में टोकते हुए कहा, हाँ राजेश कपूर, अब आप पैसा कमा रहे हैं, हमें मत भूलना।
आप भी कपूर परिवार के सदस्य हैं, उसी पीढ़ी के भाई या बहन। यदि आप मदद कर सकते हैं तो और अधिक मदद करें। राजेश कपूर ने उन्हें शराब पिलाई और लगातार सिर हिलाते रहे। विजय शर्मा ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, राजेश कपूर, मेरी बेटी बचपन से ही बिगड़ी हुई है। तुम्हें उसके प्रति थोड़ा सहनशील होना चाहिए। मैं कर सकता हूँ पिताजी। आप पिछले कुछ दिनों से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं देख सकता हूँ कि आप सचमुच मेरी बेटी की परवाह करते हैं। मैं इस मामले में आपसे परेशान नहीं होऊंगा। धन्यवाद पिताजी। अपनी बेटी को देखते ही विजय शर्मा की आंखें लाल हो गईं। मेरी प्यारी, तुम्हें सही व्यक्ति मिल गया है। पिताजी बहुत खुश हैं। अब से मैं राजेश कपूर के साथ अच्छा जीवन बिताऊंगी और बच्चे की अच्छी देखभाल करूंगी। मीरा शर्मा ने सिर हिलाया, मुझे पता है पिताजी। देवेंद्र कपूर ने भी खड़े होकर अपने बेटे की प्रशंसा की। मेरे प्यारे रिश्तेदारों, मेरा बेटा निश्चित रूप से आपके विश्वास के योग्य है। मैं आपको इसकी गारंटी दे सकता हूँ। लेकिन मेरा बहू राजेश कपूर बचपन से ही जिद्दी है। यदि आपके बीच कोई मतभेद है तो उसे व्यक्तिगत रूप से न लें। राजेश को इतने लंबे समय से जानने के कारण मीरा शर्मा ने उसे कभी भी अपना आपा खोते नहीं देखा। इसलिए उसे विश्वास था कि राजेश भविष्य में उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। तभी ऊपर से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। लता शर्मा ने बगल से कहा, तुम दोनों ऊपर जाओ और बच्चों का ध्यान रखो। वे अपना पानी खुद पी सकते हैं। सुनीता कपूर ने भी कहा, हाँ मीरा की कल क्लास है, तुम्हें भी जल्दी सो जाना चाहिए। दंपति बच्चे की देखभाल के लिए ऊपर चले गए। मीरा शर्मा बच्चे को दूध पिलाती हैं और डायपर को गीला किए बिना बदलती हैं। राजेश कपूर बाथरूम में गए और अच्छे से नहाए। फिर मैंने पजामा पहन लिया और बिस्तर पर लेटकर अपने फ़ोन से खेलने लगा। मीरा शर्मा के नहाने के बाद दोनों ने कुछ देर बातें की और फिर गहरी नींद में सो गए। अगले दिन, नाश्ता खत्म करो। दूसरे चाचा और तीसरे चाचा के परिवार जाने की तैयारी कर रहे थे। देवेंद्र कपूर ने विजय शर्मा की ओर देखा। हम कल चले जाएंगे। लता शर्मा मुस्कुराईं और बोलीं, मैं उनके फिर से साथ आने का इंतजार करूंगी। वे अनलान के माता पिता का उल्लेख कर रहे हैं। मीरा शर्मा जल्द ही कक्षा में जाने वाली थी, इसलिए उसने अपने दूसरे और तीसरे चाचा को नमस्ते कहा। कोई बात नहीं, मुझे भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। भविष्य में जब भी हमारे पास समय होगा, हम आपके साथ खेलने आएंगे। राजेश के साथ अच्छा जीवन जियो और बच्चों की अच्छी देखभाल करो। इस चीनी नववर्ष पर मेरा बच्चा 1 साल का हो जाएगा। जब मैं जश्न मनाने घर जाऊंगा तो बहुत से लोग उसे देखना चाहेंगे। अगर राजेश कपूर तुम्हें परेशान करे तो दूसरे अंकल को बताना, वह तुम्हारी मदद करेंगे। संक्षिप्त अभिवादन के बाद मीरा शर्मा अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर काम पर चली गईं। जतिन कपूर ने हाई स्पीड रेल टिकट खरीदा। दोनों परिवार अपना सामान घसीटते हुए बड़े जोर शोर से बाहर निकल गए। 7 लोग एक साथ चले गए और विला वीरान हो गया। वैसे राजेश कपूर, आज हम बच्चों की देखभाल में आपकी मदद करेंगे। बस स्कूल जाओ। उन्हें पता था कि राजेश कपूर अपने बच्चों की देखभाल में व्यस्त होने के कारण काफ़ी समय से कक्षाओं में नहीं आए थे। लेकिन एक छात्र के रूप में मैं अभी भी अपनी पढ़ाई में पीछे नहीं रह सकता। ये सुनकर राजेश कपूर एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। विहू शर्मीला है। वह मेरे और मीरा के अलावा किसी के करीब नहीं आता। लता शर्मा ने अपना सिर उठाया और कहा, ऐसा किसने कहा? विहू और मैं बहुत करीब हैं। मैं उसे खाना खिलाती हूँ और उसका व्यवहार बहुत अच्छा है। इतना कहकर लता शर्मा ने विहू को उठाया। जैसी कि उम्मीद थी, विहू न तो रोया और न ही कोई हंगामा किया, बल्कि उसके चेहरे पर एक साधारण मुस्कान थी। बस आगे बढ़ो और चिंता मत करो। हम दोपहर का खाना बनाएंगे। तुम और मीरा साथ में वापस आओगे। तुम सारा दिन बच्चे की देखभाल में लगी रही और पढ़ाई में पिछड़ गई। तुम्हें जल्दी से स्कूल जाना चाहिए ताकि पढ़ाई पूरी हो सके। इसके अलावा हम बच्चे के दादा दादी हैं। क्या आपको हमारी भी चिंता नहीं है? राजेश कपूर ने अपना सिर हिलाया। मेरा यह मतलब नहीं था। तुम्हारा यह मतलब नहीं था। तो जल्दी करो। ठीक है। राजेश कपूर ने असहाय भाव से सिर हिलाया। जाने से पहले उन्होंने बार बार याद दिलाया, चौथे बच्चे को स्तन का दूध पीना चाहिए और स्तन के दूध को कमरे के तापमान तक गर्म किया जाना चाहिए। शिशुओं को हर 3 घंटे में दूध पिलाना आवश्यक है। अवी और विहू को अधिक खाने की ज़रूरत है, वे अधिक खा सकते हैं। इसे समझाने में लगभग 10 मिनट लगे। मुझे सोचने दो, क्या कुछ और भी कहना है?
सुनीता कपूर ने अपने बेटे को सीधे बाहर धकेल दिया। एक बड़ा आदमी, सास, यहाँ से चले जाओ। राजेश कपूर वहां से जाने में थोड़ा हिचकिचा रहे थे और उन्होंने पीछे मुड़कर बच्चे की ओर देखा। चल दर। लता शर्मा के हाव भाव को देखकर ऐसा लगता है कि वह किसी को भगाना चाहती हैं। राजेश कपूर के पास वहां से चले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये देखकर नीलिमा चुपके से हंस पड़ी। आधे घंटे बाद राजेश कपूर जल्दी से स्कूल पहुंचे। कक्षा में प्रवेश करने से पहले ही उसने अंदर से मीरा शर्मा की आवाज़ सुनी। उसकी आवाज़ बहुत ठंडी है, घर की प्यारी और मधुर लड़की से बिल्कुल अलग। रुको, उसने खुद को प्रकट होते देखा। क्या ये डरावना होगा? कक्षा के दरवाजे पर पहुंचकर राजेश कपूर ने गला साफ किया और ऊंची आवाज़ में बोले, अध्यापक। राजेश की आवाज़ सुनो। मीरा शर्मा को लगा कि उन्होंने गलत सुना है, लेकिन जब मैंने कक्षा के अंदर देखा तो पाया कि सभी छात्र बाहर की ओर देख रहे थे। उसने भी अनजाने में अपना सिर घुमाया और तुरंत चौंक गई। पुराना, वह बस पति शब्द कहने ही वाली थी, लेकिन अचानक उसे होश आया और उसने अपने शब्द बदल दिए। शिक्षक जी, आधी कक्षा तो पहले ही शुरू हो चुकी है, आप अभी यहाँ क्यों हैं? राजेश कपूर ने खेद प्रकट करने का नाटक किया। मुझे खेद है टीचर मीरा, मुझे किसी बात पर देरी हो गई। मीरा शर्मा ने सिर हिलाया और कक्षा की ओर इशारा किया। तो कृपया बैठ जाइए, अगली बार देर मत करना। राजेश कपूर आखिरी पंक्ति में चले गए और बैठने के लिए एक सीट ढूंढ ली। इस समय कक्षा में सहपाठी उसे अजीब निगाहों से देख रहे थे, लेकिन राजेश कपूर को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। उसने अपनी किताब निकाली और क्लास में आने का नाटक करने लगा। मीरा शर्मा ने अपना गला साफ किया और राजेश कपूर की तरफ नहीं देखा। ठीक है, अगला। आइए हम महान इतिहासकार के अभिलेखों के पहले पैराग्राफ के बारे में बात करें। उसकी आवाज़ न तो जल्दबाजी में थी, न धीमी, न ही कड़ी और न ही धीमी। कक्षा में सभी लोग चुप हो गए और ध्यानपूर्वक सुनने लगे। राजेश कपूर ने भी कान खड़े करके ध्यान से सुना। एक शिक्षिका के रूप में मीरा शर्मा अभी भी बहुत अच्छी हैं। जब भी मैं उसकी कक्षा लेता हूँ, कक्षा हमेशा लोगों से भरी होती है। यद्यपि कई पुरुष छात्र उसके रूप के लिए आए थे, लेकिन कुछ उसकी शिक्षण क्षमता के लिए भी आए थे। उन्होंने विदेश में अध्ययन किया है, वे जानकार हैं तथा चीनी अध्ययन पर उनके अपने विचार हैं। राजेश कपूर ने पोडियम पर मीरा शर्मा को देखा और समय समय पर उनकी ओर देखकर पलकें झपकाईं। मीरा शर्मा राजेश कपूर के अस्तित्व को पूरी तरह से नज़रअंदाज नहीं कर सकीं। जब भी मैं कभी कभार वहां नज़र डालता हूं तो मुझे शर्म आती है और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है। राजेश कपूर को ये काफ़ी दिलचस्प लगा और वह मीरा शर्मा को घूरते रहे। मीरा शर्मा ने हल्की खांसी की और ऐसा दिखावा किया जैसे राजेश कपूर मौजूद ही नहीं है। लेकिन कभी कभी जितना अधिक आप ध्यान नहीं देना चाहते, उतना ही अधिक आप ध्यान देते हैं। कक्षा में उपस्थित छात्रों ने भी मीरा शर्मा की असामान्यता को देखा और एक के बाद एक राजेश कपूर को देखा, लेकिन उन्हें राजेश और मीरा शर्मा के रिश्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैंने सोचा कि टीचर मीरा राजेश के रूप पर मोहित हो गई थीं। जल्द ही कक्षा समाप्ति की घंटी बजी। मीरा शर्मा ने अंततः राहत की सांस ली, अपनी पाठ्य योजनाएं समेटी और कार्यालय लौटने की तैयारी की। इसी समय राजेश कपूर की आवाज़ आई, शिक्षक मीरा, मुझे कुछ प्रश्नों में परेशानी हो रही है, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? उसने ये जानबूझकर किया। इस सेमेस्टर के पाठ्यक्रम, मैंने उसके साथ यह काम पहले ही खत्म कर लिया था। वह ऐसा कैसे नहीं कर सकता था? राजेश कपूर दिखावटी अंदाज में खड़े हुए, उनके चेहरे पर उत्सुकता का भाव था और उनमें किसी भी प्रकार की कमी का कोई निशान नहीं था। अपने सहपाठियों की नज़र में वे शिक्षक तनुज छात्र के बीच का रिश्ता हैं। मीरा शर्मा ने भावशून्यता से सिर हिलाया। जब अन्य छात्रों ने राजेश कपूर को खड़ा देखा तो वे सब इकट्ठा हो गए और उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में पूछा। राजेश कपूर, तुम हाल ही में स्कूल क्यों नहीं गए? मैंने सुना है आपने और अरुण कुमार ने एक दुकान खोली है, क्या ये सच है? राजेश कपूर, तुम आज स्कूल आए, क्या तुम आगे भी आओगे? एक महिला होने के नाते मीरा शर्मा अपने अंतर्ज्ञान से यह जान सकती थी कि कक्षा की कई महिला सहपाठी राजेश में रुचि रखती थीं, खासकर क्लास की सुंदरी लेया यादव, जिसने शर्माते हुए पूछा, राजेश कपूर, क्या हम आज रात साथ में कोई फिल्म देख सकते हैं? इसके बारे में खेद। राजेश कपूर ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैं हाल ही में अपनी शादी में व्यस्त हूँ, इसलिए मेरे पास समय नहीं है।
मीरा शर्मा पानी पी रही थीं। ये सुनकर मेरे मुंह में पानी लगभग थूक गया। कक्षा में उपस्थित पुरुष छात्र आश्चर्यचकित रह गए। राजेश कपूर, आप बहुत अद्भुत हैं। क्या आपने कॉलेज के पहले सेमेस्टर के दौरान ही शादी करने की जल्दबाजी कर ली थी? क्या आपकी पत्नी सुंदर है? भीड़ के सवालों का सामना करते हुए राजेश मुस्कुराया और बोला, मेरी पत्नी दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला है। ये सुनकर लेया यादव ने निराशा से आह भरी, लेकिन वह जल्दी ही ठीक हो गई और ऐसे व्यवहार करने लगी जैसे कुछ हुआ ही न हो। ऐसी स्थिति में इसे भूल जाओ। राजेश कपूर ने पाठ्यपुस्तक ली और मंच की ओर चल पड़े। शिक्षक मीरा, कृपया मुझे ये समस्या समझाएं। क्या ये प्रश्न बहुत सरल नहीं है? और ये, तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुम्हें इतनी सारी बातें नहीं पता। हाँ, इसीलिए हमें शिक्षक से पूछना होगा। दोनों के बीच बातचीत स्पष्टतः सामान्य थी, लेकिन छात्रों को प्रेम की खट्टी गंध का एहसास हुआ। क्या मैं इस बारे में बहुत अधिक सोच रहा हूँ? धीरे धीरे सभी सहपाठी चले गए, केवल राजेश कपूर और मीरा शर्मा ही बचे। मीरा शर्मा ने किताब बंद कर दी और सख्ती से पूछा, आप यहाँ क्यों हैं? राजेश कपूर मंच पर झुक गए और मुस्कुराते हुए बोले, आपकी माँ ने कहा कि वह बच्चों की देखभाल में मेरी मदद करना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने मुझे कक्षा में आने के लिए कहा। मीरा शर्मा ने थोड़ा सा मुंह बनाया, तो फिर 4 खजाने। कोई बात नहीं, विहू को अपनी सास बहुत पसंद है। ये सुनकर मीरा शर्मा ने राहत की सांस ली। क्या बाद में आपकी क्लास है? नहीं, लेकिन एक बैठक होगी, तो मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। क्या तुम क्लास के लिए यहाँ नहीं आए हो? जल्दी करो और क्लास में पहुँचो। मैं केवल आपकी कक्षा में आता हूँ। राजेश कपूर जानबूझकर रुक गए और मीरा शर्मा का सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया। दिन दहाड़े राजेश कपूर ने वास्तव में शब्दों से मुझे चिढ़ाने की हिम्मत की। राजेश कपूर ने मासूमियत से कहा, टीचर मीरा, आप शर्मा क्यों रही हैं? मीरा शर्मा ने चिढ़कर कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे कैसे पता चलेगा? राजेश कपूर बोलते हुए पास आए और फुसफुसाकर बोले, टीचर मीरा, क्या आप गलत सोच रही हैं? दोनों बहुत करीब थे। ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल राजेश कपूर उसे चूमने वाले हैं। शिक्षक मीरा, क्या आप यहाँ हैं? अचानक हिना वाधवा की आवाज़ गूंजी। मीरा शर्मा और राजेश कपूर चौंक गए। मीरा शर्मा खुद को रोक नहीं सकी और थोड़ा घबरा गईं। राजेश शांत रहा, चुपचाप अपना मास्क पहनता रहा और बहुत स्थिर दिख रहा था। यहाँ तक कि वह हिना वाधवा को नमस्ते कहने के लिए दौड़े। नमस्ते शिक्षक खान। मीरा शर्मा संकट के समय में भी राजेश कपूर की शांत रहने की क्षमता की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सकी। हिना वाधवा थोड़ा हैरान हुई, राजेश कपूर, आप यहाँ क्लास के लिए आए हैं? खैर, आज मैं खाली था इसलिए मैं देखने आया। मुझे कुछ प्रश्न समझ नहीं आ रहे हैं। टीचर मीरा, मुझे उन्हें समझाएं। हिना वाधवा ने एक शिक्षक जैसे अंदाज में कहा, तुम्हारे ग्रेड अच्छे हैं, लेकिन तुम हर समय क्लास नहीं छोड़ सकते। तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, मैं करूँगा। हिना वाधवा ने अपना सिर घुमाया और मीरा शर्मा की ओर देखा। शिक्षिका मीरा, मैं संस्कृति परिचय के लिए आपकी पाठ योजना उधार लेना चाहूँगा। मीरा शर्मा को अब तक होश आ चुका था। पाठ योजना मेरे कार्यालय की दराज में है। ओह, तो फिर मैं खुद ही ले आऊँगा। तुम लोग आगे बढ़ो और काम में लग जाओ। कुछ कदम चलने के बाद हिना वाधवा अचानक पलट गईं। नहीं, तुम अभी क्या कर रहे थे? ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी कुछ देखा हो। राजेश कपूर ने स्पष्ट रूप से कहा, टीचर मीरा की आंख में कुछ फंस गया था। हिना वाधवा ने कहा, ओह, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे मीरा शर्मा पर भरोसा है, या शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि राजेश कपूर का चेहरा बहुत स्पष्ट था, इसलिए उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। तो फिर तुम लोग व्यस्त हो जाओ। वैसे अगली क्लास मेरी है, राजेश कपूर, याद से आना। राजेश कपूर मुस्कुराए और सिर हिलाकर कहा, ठीक है। हिना वाधवा के जाने के बाद मीरा शर्मा ने अपनी छाती थपथपाई और चौंक गईं। आप किस बात से भयभीत हैं? अगर हमारा पता चल गया तो हम इसे सार्वजनिक कर देंगे। मीरा शर्मा ने सिर हिलाया। वह अभी भी राजेश कपूर के ग्रेजुएट होने तक इंतजार करना चाहती थी, उसके बाद ही कोई फैसला लेना चाहती थी। राजेश कपूर ने उनके विचारों का सम्मान किया, लेकिन अगर उसे खोज लिया गया तो उसे कोई परवाह नहीं होगी। खैर, वह चाहता था कि स्कूल में हर कोई जान ले कि मीरा शर्मा उसकी पत्नी है। जल्दी करो और कक्षा में जाओ। हम बाद में साथ साथ घर चलेंगे। अच्छा,
राजेश कपूर ने अपनी पाठ्यपुस्तक एक तरफ रख दी और अस्पष्ट भाव से कहा, धन्यवाद टीचर मीरा। मीरा शर्मा ने सीधे चेहरे से कहा, आपका स्वागत है लिन। मैं आज रात टीचर मीरा को बहुत धन्यवाद दूंगा। ये सुनकर मीरा शर्मा ने अनजाने में फिर से गलतफहमी पाल ली। स्कूल के बाद राजेश मीरा शर्मा को घर ले गया। जैसे ही मैं अंदर गया, मुझे खाने की खुशबू महसूस हुई। सुनीता कपूर रसोई में खाना बना रही थीं और उनकी खाना पकाने की कला भी अच्छी थी। यद्यपि यहाँ के व्यंजन राजेश द्वारा बनाए गए व्यंजनों जितने अच्छे नहीं हैं, फिर भी वे अन्य रेस्तरां के व्यंजनों से कहीं बेहतर हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों में हर कोई राजेश कपूर के हाथ का बना खाना खाने का आदी हो गया है और उनकी स्वाद कलिकाएं भी चुनिंदा हो गई हैं। दोपहर के भोजन में बचा हुआ भोजन स्पष्टतः कल की तुलना में अधिक था। भले ही सुनीता कपूर इसे देख नहीं सकती थी, लेकिन वे इसे खाकर बता सकती थीं। राजेश कपूर, तुम्हें आज रात का खाना बनाना चाहिए। सुनीता कपूर ने मेज साफ करते हुए उससे कहा। राजेश कपूर ने सिर हिलाया, ठीक है माँ। अपना खाना खत्म करने के बाद मीरा शर्मा अपने चौथे बच्चे को खाना खिलाने के लिए ऊपर की ओर भागी। नीलिमा ने राजेश कपूर को बाहर आकर बगीचे में बने मंडप में बैठने को कहा, जबकि चुवान चुवान तितलियां पकड़ रहा था। नीलिमा ने राजेश कपूर को एक कार्ड दिया। यहाँ 88,000 लोग हैं, इसे रख लो। राजेश कपूर ने सिर हिलाया, भाभी मेरे पास पैसे हैं, आप वापस ले जाए। ये 4 बच्चों के लिए है, इसे रख लो। इस साल व्यापार खराब चल रहा है। आपके भाई पर बहुत सारा कर्ज है जो उसने अभी तक नहीं चुकाया है। ये पैसा आपकी शादी और आपके बच्चे के पहले जन्मदिन के लिए एक लाल लिफाफा है। मुझे पता है कि तुमने अब कुछ पैसे कमा लिए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये हमारी कृतज्ञता का प्रतीक है। बस इसे ले लो और यह मत सोचो कि यह बहुत कम है। आपने सुमित कपूर की बीमारी ठीक कर दी और हम अभी तक ये नहीं समझ पाए हैं कि आपका एहसान कैसे चुकाएं। अगर तुम इसे स्वीकार नहीं करते हो, तो जब मैं वापस आऊँगा तो तुम्हारा भाई मुझे जरूर डांटेगा। नीलिमा ने बैंक कार्ड राजेश कपूर के सामने बढ़ा दिया। राजेश कपूर उन्हें मना नहीं सके और उन्हें ये बात माननी पड़ी। तो फिर मैं इसे 4 बच्चों के लिए स्वीकार कर लूँगा। आपकी दयालुता के लिए आपको और बड़े भाई को धन्यवाद। परिवार, आपको इतना विनम्र होने की ज़रूरत नहीं है। नीलिमा ने आगे कहा, मैं कल सुमित कपूर को सुज़ो और होंगजो वापस ले जाऊंगी। मैं शहर में एक स्कूल ढूंढने की योजना बना रही हूं ताकि वह स्कूल में समायोजित हो सके। सुमित कपूर एक विशेष स्कूल में पढ़ते थे। अंदर मौजूद सभी छात्र समस्याग्रस्त बच्चे हैं। अब जब वह ठीक हो गया है, तो निश्चित रूप से वह अब वहां और नहीं रह सकता। नीलिमा चाहती थी कि वह एक सामान्य स्कूल में जाए और एक सामान्य बच्चे की तरह पढ़ाई करे और जीवन जिए। ये सोचकर नीलिमा थोड़ी उत्साहित हो गई। माँ, यहाँ हम आए, अपने बेटे को पुकारते हुए सुनकर नीलिमा जल्दी से वहां पहुंची। भाभी, मैं पहले घर में जाऊंगा। घर लौटने के बाद राजेश कपूर को उनके माता पिता ने फिर से एक तरफ बुलाया। पिताजी, माँ, क्या हो रहा है? देवेंद्र कपूर ने कई लाल लिफाफे निकाले और एक एक करके राजेश कपूर के हाथों में रख दिए। ये रहे 20,000 रुपये जो अंकल सैन ने तुम्हें दिए थे। ये वही 10,000 रुपये हैं जो तुम्हारे दूसरे चाचा ने तुम्हें दिए थे। जिया जून और शालिनी कपूर ने 5,000 दिए। यहाँ कुल 35,000 हैं और इसमें हमारे द्वारा दिए गए 50,000 भी शामिल हैं। सुनीता कपूर ने कहा, यह पैसा आपके लिए नहीं, बल्कि मेरे 4 अच्छे पोते पोतियों के लिए है। इसे उन्हें दे दीजिए। देवेंद्र कपूर ने सिर हिलाया, पैसा चाहे कितना भी हो, ये हमारी कृतज्ञता का प्रतीक है। इस बार राजेश कपूर काफी हैरान हुए। प्रवीण कपूर और ईशान कपूर ने वास्तव में बहुत कुछ दिया। विशेषकर प्रवीण कपूर, हालांकि उनकी पेंशन ऊंची है, लेकिन वे उदार व्यक्ति नहीं हैं। ठीक है, मैं पैसे ले लूंगी और उन्हें बच्चों के लिए बचा लूंगी। सुनीता कपूर ने फिर पूछा, नीलिमा ने अभी तुम्हें बाहर जाने को कहा था, क्या उसने तुम्हें लाल लिफाफा भी दिया था? देवेंद्र कपूर ने अपनी पत्नी को घूर कर देखा। सुनीता कपूर ने गुस्से से कहा, क्यों, मैं अपने बेटे के मामलों के बारे में नहीं पूछ सकती। राजेश कपूर ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। सुनीता कपूर ने फिर पूछा, कितना सामान पैक किया? 88,000। ये संख्या सुनकर दंपति आश्चर्य से हौंफने लगे। अपने साथियों में शुभम कपूर आपके सबसे करीबी दोस्त हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इतने वर्षों तक संपर्क न होने के बाद भी वह अभी भी तुम्हारे बारे में सोचता है।
मैंने सुना है कि उसके पास हाल ही में नकदी की थोड़ी कमी हो गई है, इसलिए उसने आपको 88,000 रुपये देकर बहुत अच्छा किया है। राजेश कपूर ने सिर हिलाया। वह शुभम कपूर की दोस्ती को समझ गए। राजेश बच्चे को देखने के लिए ऊपर गए और वहां उनकी मुलाकात विजय शर्मा और लता शर्मा से हुई। प्रिया और अन्य लोग किसी कारणवश देरी से आए। हम उनका इंतजार नहीं करेंगे। तुम्हारे पिता और मैं कल सुबह 10 बजे चेन्नई लौट आएंगे। राजेश कपूर ने सलाह दी। माँ पापा कुछ दिन और रुक जाए। मीरा तो बिल्कुल नहीं चाहती कि आप इतनी जल्दी चले जाएं। लता शर्मा ने अपना सिर हिलाया। वह अपनी बेटी और पोते पोतियों को भी छोड़ने का दुख सहन नहीं कर सकी। नहीं, घर पहुंचने पर हमें कुछ काम करने हैं और आपके पिताजी अपने व्यवसाय में व्यस्त हैं। इस व्यस्त अवधि के समाप्त होने के बाद हम आपसे और आपके पोते पोतियों से मिलने आएंगे। इसके अलावा आप दोनों लंबे समय से एक साथ नहीं हैं और मैं आप दोनों की दुनिया में खलल नहीं डालना चाहता। विजय शर्मा ने आगे कहा, आप दोनों के लिए 4 बच्चों की देखभाल करना बहुत थका देने वाला होगा। हम सरला यादव को ढूंढ लेंगे जो आपका बोझ बांटने में आपकी मदद करेगी। मुझे पता है पिताजी। तो फिर तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए। तुम्हारी माँ और मैं टहलने चलेंगे। कमरे में वापस आ जाओ। मीरा शर्मा ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, मानो उन्होंने कोई बड़ा पुरस्कार जीत लिया हो। पति, जल्दी यहाँ आओ। राजेश कपूर हैरान होकर बोले, क्या हुआ? तुम इतने खुश क्यों हो? मीरा शर्मा ने अपने तकिए के नीचे से एक बैंक कार्ड निकाला। राजेश कपूर हल्के से मुस्कुराए और अपनी जेब से 2 कार्ड और लाल लिफाफों का एक मोटा बंडल निकाला। मीरा शर्मा एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गईं। यह मेरे तीसरे चाचा द्वारा दिए गए 20,000 रुपये हैं और यह मेरे दूसरे चाचा द्वारा दिए गए 10,000 रुपये हैं। ये वो 5,000 रुपये हैं जो शालिनी कपूर ने मुझे दिए थे। कार्ड में वो 50,000 रुपये हैं जो मेरे माता पिता ने मुझे दिए थे। ये कार्ड मेरे सबसे बड़े भाई द्वारा दिया गया 88,000 रुपये का है। मीरा शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो बताओ तुम्हारे सास ससुर ने मुझे कितना दिया? आपकी शक्ल देखकर लगता है कि रकम काफ़ी बड़ी होगी। मीरा शर्मा ने 5 उंगलियां ऊपर उठाईं और मुस्कुराते हुए कहा, 5 लाख। और अंकल अन ने जो 1 लाख मुझे दिए, उससे ये 6 लाख हो गए। राजेश कपूर को उम्मीद नहीं थी कि वे इतना कुछ देंगे। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैं मूलतः ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे इसे देने पर जोर दिया, ये कहते हुए कि यह बच्चे के लिए है और अगर मैंने इसे स्वीकार नहीं किया तो वे नाराज हो जाएंगे। राजेश कपूर ने एक क्षण सोचा और कहा, तो फिर मैं इसे पहले बच्चों के लिए बचा कर रखूंगा। मीरा शर्मा ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। रात में राजेश को अंततः आराम करने का अच्छा समय मिला। मीरा शर्मा इतनी थकी हुई थी कि वह बिस्तर पर गिर पड़ी और सो गईं। राजेश कपूर उठे और पाया कि अभी अभी भी जाग रहा था। वह पास आया, अपनी नाक खुजाए और बोला, छोटे बदमाश, तुम अभी तक सो क्यों नहीं रहे? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें अभी जगाया? अभी पलटी और उसकी ओर मुस्कुराए। वावा ज़ुयू के माध्यम से राजेश समझ गया कि अभी क्या व्यक्त करना चाहता था। ऐसा लगता है कि मैं अभी बहुत पागल हो गया था और अभी को जगा दिया। हालांकि अभी का व्यवहार अन्य शिशुओं की नींद को आसानी से प्रभावित कर सकता है। राजेश कपूर केवल अभी को बिस्तर तक ले जा सकते थे और फिर बाथरूम का दरवाजा खोल सकते थे। वह नहाते हुए अभी को घूर रहा था। डर है कि कहीं वह गलती से नीचे न लुढ़क जाए। सौभाग्य से अभी बहुत स्थिर था और बिस्तर के दूसरे हिस्से पर लुढ़क रहा था। नहाने के बाद राजेश कपूर ने बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया और अपने बाल सुखाने लगे। उसे डर था कि हेयर ड्रायर की आवाज़ से उसकी पत्नी जाग जाएगी। यह आधे मिनट से भी कम समय तक चला। जब राजेश कपूर बाहर आए तो उन्होंने देखा कि मीरा शर्मा बिस्तर पर लेटी हुई थीं। अभी लापता। इस स्थिति को देखिए। राजेश कपूर इतना डर गए कि उन्हें पसीना आ गया और उनकी आत्मा लगभग चली गई। वह जल्दी से बिस्तर पर गया और पाया कि अभी फर्श पर लुढ़क गया था। फर्श पर एक मोटा कंबल बिछा था। अगर फर्श सख्त होता तो अभी जरूर गिरकर चोटिल हो जाता। राजेश कपूर जल्दी से नीचे झुके, अभी को उठाया और ध्यान से उसकी जांच की। ये पुष्टि होने के बाद कि कोई घायल नहीं हुआ है, मैंने राहत की सांस ली। तुम छोटे बदमाश हो। जब पिताजी तुम्हारी ओर नहीं देखते तो तुम मेरे लिए परेशानी खड़ी करने लगते हो। राजेश ने गुस्सा होने का नाटक किया और अवी के नितंब थपथपाए, फिर उसे वापस पालने में डाल दिया। अवी ने जम्हाई ली, जिससे पता चला कि उसे नींद आ रही थी।
मैंने देखा कि अभी गहरी नींद में सो गया। राजेश कपूर भी बिस्तर पर लौट आए, मीरा शर्मा को गले लगाया और सो गए। अगले दिन राजेश कपूर हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठे और नाश्ता तैयार किया। नाश्ते के बाद वे सब चले गए। देवेंद्र कपूर और उनके मित्र ने सुबह 8 बजे वाली ट्रेन के लिए हाई स्पीड रेल टिकट खरीदे। उन्होंने राजेश कपूर से कुछ शब्द कहे, मीरा शर्मा को नमस्ते कहा और जल्दी से चले गए। नीलिमा ने दोपहर के लिए टिकट खरीदा। इस समय वे अभी भी बिस्तर पर सो रहे थे। विजय शर्मा और लता शर्मा की फ्लाइट सुबह 10 बजे थी। जाते समय विजय शर्मा खुद को रोक नहीं पाए और उनकी आंखें लाल हो गईं। मेरे प्रिय, जब भी आपके पास समय हो कृपया बार बार आना। मीरा शर्मा ने सिर हिलाकर कहा, मैं करूंगी। लता शर्मा अभी भी अपनी बेटी और पोते को छोड़ने का दुख सहन नहीं कर पा रही थी, लेकिन वह जानती थी कि बच्चे बड़े हो गए हैं और उनकी अपनी जिंदगी है। इंटरनेट अब बहुत उन्नत हो गया है। यदि आप अपने बच्चों और पोते पोतियों को याद रखना चाहते हैं तो वीडियो देखें। राजेश कपूर ने एक दवा का डिब्बा निकाला जिसमें ड्रैगन और फीनिक्स कायाकल्प गोली थी। माँ, पिताजी, यह एक टॉनिक है जो मैंने एक दोस्त से अपने लिए खरीदने को कहा था। यह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अगर किसी दिन आपकी तबीयत खराब हो तो बस एक खा लीजिए। लता शर्मा ने इसे लिया और कृतज्ञतापूर्वक कहा, धन्यवाद बच्चे। राजेश कपूर मुस्कुराए और हाथ हिलाते हुए बोले, तुम मेरे साथ इतनी विनम्रता से क्यों पेश आ रहे हो? आगे से अपना ख्याल रखना। उन्हें जाते देख मीरा शर्मा को थोड़ा दुख हुआ। राजेश ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारा पति और बच्चा तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम अकेली नहीं रहोगी। मीरा शर्मा राजेश कपूर पर झुक गईं और धीरे से हम कहा। और अब उसके कक्षा में जाने का समय हो गया था। दोपहर के भोजन के बाद नीलिमा ने भी चुवान चुवान को अलविदा कहा। राजेश कपूर, मैं चुवान चुवान को वापस ले जा रहा हूँ। हम संपर्क में रहेंगे। राजेश कपूर ने सुमित कपूर के सिर पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, सुमित कपूर, जब तुम सूजो और होंगजो वापस जाओ तो अपने चाचा को फोन करना याद रखना। सुमित कपूर ने नीलिमा की जांघों को गले लगाया और आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। मेहमानों की आखिरी कतार को विदा करने के बाद राजेश कपूर सोफे पर बैठे और अचानक उन्हें थोड़ा असहज महसूस हुआ। बच्चे के जन्म के 6 महीने बाद पार्टी के बाद मेरे सास ससुर के साथ रिश्ते भी बेहतर हो गए। अब से अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करने का समय आ गया है। व्यवस्थित मदद से राजेश को भविष्य में पैसे न होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन पुरुषों के लिए अपना खुद का करियर बनाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। शाम को प्रिया का फोन आया। राजेश कपूर से कहो कि वह खाना तैयार कर लें और आप खाना खाने चले जाएंगे। तुम अंकल एन और अन्य लोगों के साथ वापस नहीं गए। ओह, मैजिक सिटी तो बोरिंग है। मैं मीरा के साथ कुछ दिन और खेलना चाहता हूँ। राजेश कपूर को लगा कि प्रिया अपने माता पिता के साथ चेन्नई वापस चली गई है। अप्रत्याशित रूप से वह अभी भी मुंबई में है। चूंकि प्रिया ने ऐसा कहा था, इसलिए राजेश कपूर लापरवाही नहीं कर सकते थे। वह पास की सब्जी मंडी में गया और वहां से खाने का एक बड़ा थैला खरीदा। रसोई में वापस आकर मैंने बड़ी मेहनत से खाना बनाना शुरू किया। आज उन्होंने विशेष रूप से प्रिया की पसंदीदा 8 खजानों वाली बतख बनाई। 8 ट्रेजर डक एक क्लासिक चेन्नई व्यंजन है जो मूल रूप से सूजो और होंगजो की विशेषता है। बाद में जब वे चेन्नई के सिटी गॉड मंदिर के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने इस प्रसिद्ध सूजो और होंगजो व्यंजन की नकल की तथा इसमें विभिन्न मसाले जैसे शाहबलूत, बांस के अंकुर और हैम मिला दिए। परिणामस्वरूप प्राप्त 8 खजाना बत्तख की त्वचा पतली होती है और उसे भाप में पकाना आसान होता है। इसलिए ये चेन्नई के लोगों के स्वाद के अनुकूल है और धीरे धीरे पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाता है। प्रिया को ये स्वाद पसंद है। चेन्नई की मूल निवासी मीरा शर्मा को भी ये बहुत पसंद है। प्रिया विशेष रूप से मीरा शर्मा का इंतजार करने के लिए स्कूल गई और दोनों साथ साथ घर गए। जब हम विला में वापस आए तो राजेश ने पहले ही भोजन तैयार कर रखा था। प्रिया एक भूखी व्यक्ति की तरह लग रही थी जो कुछ भी खा सकती थी। तुम्हें पता नहीं है कि मैं पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे द्वारा बनाए गए 8 खजाने वाले बतख के लिए कितना तरस रहा हूँ। और आपने जो ब्रेस्ट चिकन बनाया है वह सचमुच अद्भुत है। प्रिया ने खूब खाया और भोजन का भरपूर आनंद लिया। मीरा शर्मा असहाय दिखी। धीरे धीरे खाओ, तुम्हें घुट घुट कर मरने का डर नहीं है। नहीं,
प्रिया ने बार बार अपना सिर हिलाया, मेज पर रखा खाना उठाया और उसे अपने मुंह में ठूंस लिया। शेफ लिन के व्यंजन बहुत स्वादिष्ट हैं। यह मेरी गलती नहीं है। प्रिया की प्रशंसा सुनकर राजेश भी बहुत खुश हुआ। मीरा शर्मा ने अपना खाना खत्म करने के बाद बच्चों को खाना खिलाने चली गईं। राजेश कपूर खाने की मेज पर बैठे थे और मेज साफ करने से पहले प्रिया के खाना खत्म करने का इंतजार कर रहे थे। राजेश कपूर, क्या हम साथ मिलकर एक स्टोर खोलें? मैं रेस्तरां जाऊंगा और तुम शेफ को निर्देश देने के प्रभारी होगे। मैं रेस्तरां का ध्यान रखूंगा। हम मुनाफा 50-50 में बांट लेंगे। आपको एक पैसा भी नहीं देना होगा। प्रिया ने अपना मुंह पोंछा और उत्साहित होकर कहा। राजेश कपूर ने एक क्षण सोचा और कहा, मुझे इस बारे में सोचने दीजिए। मैंने एनलान विश्वविद्यालय में अंग्रेजी का अध्ययन किया और समाज में प्रवेश करने के बाद मैंने कभी कभी अनुवाद कार्य भी किया। हजारों रुपए का मासिक वेतन उसके लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए प्रिया के पिता ने उसे अपने होटल में ठहरने देने का फैसला किया। लेकिन प्रिया ने इसे अस्वीकार कर दिया। मीरा शर्मा ने पहले भी राजेश कपूर से इस मामले का जिक्र किया था। अब आप रेस्तरां खोलने के बारे में क्यों सोच रहे हैं? प्रिया ने अपनी छाती फुलाकर बड़े गर्व से कहा, मैं अभी भी जवान हूं और अच्छा समय बिताना चाहता हूं। यदि आप युवा होने पर संघर्ष नहीं करते तो क्या आप वृद्ध होने पर संघर्ष करेंगे? मुझे डर है कि मेरा शरीर इसे संभाल नहीं पाएगा। दरअसल प्रिया के स्टोर खोलने की इच्छा का एक और महत्वपूर्ण कारण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि राजेश कपूर की पाककला वाकई शानदार है। अब तक उसने राजेश जैसी उत्कृष्ट पाककला का स्वाद कभी नहीं चखा था। इसके अलावा राजेश दुनिया भर के व्यंजन भी बना सकते हैं। चाहे वह कैंटोनीज व्यंजन हो, शैडोन व्यंजन हो, सिचुआन व्यंजन हो या चेन्नई व्यंजन हो, ये सभी पकाने में आसान हैं। उनके मार्गदर्शन से प्रिया को विश्वास हो गया कि जब तक वह दुकान खोलेगी वह निश्चित रूप से पैसा कमा लेगी। प्रिया के पिता ने कल प्रिया से खूब बातें की। यदि राजेश कपूर अमीर न होते तो वे राजेश कपूर को अपने होटल में कार्यकारी शेफ के रूप में काम करने के लिए आमंत्रित करने के लिए बड़ी रकम देना चाहते। प्रिया के पिता के विचार ने प्रिया को एक नई दिशा दी। चूंकि हम उन्हें शेफ के रूप में नियुक्त नहीं कर सकते, इसलिए उनके साथ मिलकर रेस्तरां खोलने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना शेफ लिन? तो फिर मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। राजेश कपूर की हिचकिचाहट देखकर प्रिया ने उसे जल्दबाजी नहीं करने दी, बल्कि उसे सोचने के लिए पर्याप्त समय दिया। रात, राजेश कपूर ने मीरा शर्मा से इस मामले का जिक्र किया। मीरा शर्मा मुस्कुराईं और बोली, अगर आप सहयोग नहीं करना चाहते तो मैं प्रिया से बात करती हूँ। राजेश ने मीरा शर्मा के बाल सहलाए। कोई बात नहीं, मैं इस बारे में सोचूंगा। वह आज अपना व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोच रहा था। अरुण कुमार बच्चों के कपड़ों की दुकान के प्रभारी हैं, इसलिए उन्हें इसकी बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब उसके पास ईश्वरीय पाक कला कौशल है। अगर वह रेस्टोरेंट खोलना चाहता है तो प्रिया निस्संदेह सबसे उपयुक्त उम्मीदवार है। सबसे पहले, प्रिया का परिवार होटलों की एक श्रृंखला चलाता है, इसलिए उन्हें इस क्षेत्र में अनुभव है। दूसरी बात यह कि प्रिया का व्यक्तित्व अच्छा है और मीरा शर्मा के साथ उसके अच्छे संबंध हैं। अगर मैं उसके साथ मिलकर एक दुकान खोल सकता, तब मीरा शर्मा के पास मुंबई में बात करने के लिए और भी दोस्त होंगे। यह मामला तो बस एक अच्छी बात है जो एक ही पत्थर से दो पक्षियों को मारती है।